जय श्री राम। मनोविज्ञान स्मार्ट स्टडी क्लास के अंतर्गत आज जो क्लास रहेगी वो क्लास नंबर 14 रहेगी। और 14 नंबर क्लास का जो टॉपिक रहेगा बुद्धि के सिद्धांत व परीक्षण, यानी बुद्धि के सिद्धांत पढ़ेंगे और उनके परीक्षण पढ़ेंगे। बुद्धि के परीक्षण अपने पढ़ेंगे। काफी महत्वपूर्ण है टॉपिक। बुद्धि के सिद्धांतों में से और बुद्धि के परीक्षण में से क्वेश्चन पक्के आते हैं, चाहे रीट हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो या सी टेट हो, एच टेट हो। तो पूरा वीडियो आप देखें, वीडियो को स्किप नहीं करना है। और यहाँ से आरपीएससी में रीट में क्वेश्चन निश्चित रूप से आते हैं, तो इसलिए आपको क्लास देखनी है। और साथ साथ में आपको, क्योंकि जितना भी जो मटेरियल क्लास में जो रखा गया है बुद्धि के सिद्धांत और बुद्धि के परीक्षण का, वो कई किताबों से कंसल्ट करके और महत्वपूर्ण तथ्य ही रखे गए हैं, यानी फालतू की चीजें यहाँ नहीं डाली गई हैं। एक कम समय के अंतर्गत आप एक मनोविज्ञान के जो 20 क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर के, उनकी अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। तो एक तो समय की बचत होगी, दूसरा फालतू की विषय वस्तु से आपको छुटकारा मिल जाएगा। और स्टिक चीजें आप पढ़ोगे तो एग्जाम में, यानी वही चीजें यहाँ पे रखी गई तो एग्जाम के अंतर्गत पूछी जाती है। तो उसके अंतर्गत अपने इससे पहले वाले वीडियो के अंतर्गत 8 सिद्धांतों के बारे में हम चर्चा कर चुके थे। और इसके आज वाले इस वीडियो में 9वें सिद्धांत से अपने शुरू कर रहे हैं। 9वां सिद्धांत है वो है बहुबुद्धि सिद्धांत, जो यहाँ आपके सामने लिखा गया है। प्रतिपादक है गार्डनर। ध्यान रखना, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? गार्डनर। यानी 9वां जो सिद्धांत है वो बहुबुद्धि का सिद्धांत है, और जो प्रतिपादक है वो क्या है? गार्डनर है। तो बुद्धि के बारे में अपने, यानी इसी सिद्धांत के बारे में अपने विस्तृत रूप से इसमें पढ़ेंगे। चलते हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी ये अलग अलग इस प्रकार अपने बुद्धि के जो भी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती हैं, मोमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, इसके अलावा रिथम मोल्डी, यानी अलग अलग इस प्रकार ये समझाया गया है। ध्यान देते हैं अपने विषय वस्तु पे। देखिए, गार्डनर के अनुसार किसी भी बालक की बुद्धि में 8 प्रकार की बुद्धियां पाई जाती हैं। यानी गार्डनर क्या कहते हैं? भी कोई भी बालक हो उसकी बुद्धि में 8 प्रकार पाए जाते हैं। तो गार्डनर ने की बुद्धि के कितने प्रकारों की चर्चा की? 8 प्रकारों की चर्चा की। तो ये अपने को ध्यान रखना है। 8 प्रकारों की चर्चा किसने की थी? गार्डनर ने की थी। ये ध्यान रखना, गार्डनर ने इन प्रकारों की चर्चा की थी। प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है शाब्दिक बुद्धि, दूसरा है आंकिक बुद्धि, तीसरा है तार्किक बुद्धि, चौथा है देशिक यानी गतिज बुद्धि, पांचवा अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, छठा अंतरावैयक्तिक बुद्धि, सातवां संगीतात्मक बुद्धि और आठवां है प्राकृतिक बुद्धि। यानी ये 8 प्रकारों की चर्चा करते हैं गार्डनर। तो गार्डनर ने बुद्धि के 8 प्रकार बताए थे, यानी बालक की बुद्धि है वो 8 इन्हीं प्रकारों से बनती है। तो बालक की बुद्धि में ये 8 प्रकार पाए जाते हैं। पहला है शाब्दिक बुद्धि, दूसरा आंशिक आंकिक बुद्धि, तीसरा तार्किक बुद्धि, चौथा देशिक यानी गतिज बुद्धि, पांचवा अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, छठा अंतरावैयक्तिक बुद्धि, सातवां संगीतात्मक बुद्धि और आठवां है प्राकृतिक बुद्धि। इस सिद्धांत को बहुल बुद्धि सिद्धांत या बहु प्रकार सिद्धांत भी कहते हैं। अब इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? बहुल बुद्धि सिद्धांत। यानी जो इस प्रकार के एक से अधिक 8 प्रकार इन्होंने बताए, तो इसी प्रकार इसको बहुल बुद्धि सिद्धांत बताया। और इसके साथ साथ बहु प्रकार सिद्धांत भी कहते हैं, यानी एक से अधिक प्रकार है तो बहु बहु प्रकार सिद्धांत भी कहते हैं। इसका वे एक उदाहरण देखते हैं अपने यहाँ पे। उदाहरण में क्या दिया गया है? गतिज बुद्धि में शारीरिक कार्य अधिक होता है, यानी जो गतिज बुद्धि है उसमें शारीरिक कार्य अधिक होता है। जैसे नृत्य, दूसरों के मन में क्या चल रहा है इस बात को जानना भी एक कला है। इसे अंतरावैयक्तिक नाम से भी जानते हैं। संगीतात्मक बुद्धि भी कुछ ही व्यक्तियों में होती है, जैसे कि लता मंगेशकर, सोनू निगम आदि। प्रकृति के बारे में जानना, पर्वतों के ऊपर चढ़ना तथा अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना और उनके बीच अधिक से अधिक रहना, ये प्राकृतिक बुद्धि को दर्शाता है। तो इस प्रकार, यानी इस उदाहरण से अपने समझ सकते हैं किस प्रकार अलग अलग प्रकार है वो पाए जाते हैं। गतिज बुद्धि में शारीरिक कार्य अधिक होता है, जैसे नृत्य, दूसरों के मन में क्या चल रहा है इस बात को जानना भी एक कला है। इसे अंतरावैयक्तिक नाम से भी जानते हैं। यानी जो गतिज बुद्धि है वो शारीरिक कार्य अधिक होता है, जैसे नृत्य होता है, तुम्हें नृत्य में क्या होता है? शारीरिक कार्य अधिक होता है। तो ये गतिज बुद्धि का उदाहरण है। दूसरा ये बता रहा है कि दूसरों के मन में क्या चल रहा है ये इस बात को जानना, ये भी एक कला है। इसे अंतरावैयक्तिक बुद्धि कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अंतरावैयक्तिक बुद्धि कहते हैं। अंतरावैयक्तिक बुद्धि के नाम से जानते हैं।
अगला ये कहते हैं संगीतात्मक बुद्धि भी कुछ ही व्यक्तियों में होती है, जैसे लता मंगेशकर, सोनू निगम आदि में। तो संगीतात्मक बुद्धि सब में नहीं पाई जाती है, ये कुछ भी लोगों में पाई जाती है। तो ये भी एक अलग प्रकार होता है। प्रकृति के बारे में जानना, पर्वतों के ऊपर चढ़ना, अधिक से अधिक पेड़ लगाना और उनके बीच अधिक से अधिक रहना, ये क्या है, प्राकृतिक बुद्धि को ये दर्शाता है। तो इस प्रकार ये भी एक अलग से प्रकार है। जो प्राकृतिक बुद्धि है वो सब लोगों में नहीं पाई जाती है। इसके बाद अगला जो सिद्धांत आता है वो आता है बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत। ये भी काफी महत्वपूर्ण है और एक अच्छा सिद्धांत माना जाता है। बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत प्रतिपादक है बीएस ब्लूम है। यानी ये बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत किसने दिया था, बीएस ब्लूम ने दिया था, ध्यान रखना। बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत किसका है, बीएस ब्लूम का है, बीएस ब्लूम ने दिया था। ब्लूम का मानना है कि बुद्धि जैसी कोई चीज होती नहीं है। यानी ब्लूम का ये बात मानना था कि उन्होंने सब सिद्धांतों का खंडन करके उन्होंने माना कि बुद्धि होती नहीं है। तो इस प्रकार ये ब्लूम का आश्चर्यजनक सिद्धांत है, जिन्होंने बुद्धि को नहीं माना था। लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक है जॉनसन। लेवल यानी 11वां जो सिद्धांत आता है, आगे सिद्धांत कौन सा आता है, 11वां आता है। ये है 11वां सिद्धांत, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड सिद्धांत। 11वां सिद्धांत कौन सा है, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड। प्रतिपादक कौन है, जॉनसन है। तो लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड सिद्धांत के प्रतिपादक जॉनसन थे, ये ध्यान रखना, ये पूछ लेते हैं। लेवल फर्स्ट का अर्थ है प्राथमिक बुद्धि, जो वंशानुक्रम पर आधारित होती है, एवं लेवल सेकंड का अर्थ है द्वितीयक बुद्धि, जो वातावरण पर आधारित होती है। यानी यहाँ जॉनसन ने क्या क्या कहना था कि बुद्धि के दो लेवल होते हैं, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड। जो लेवल फर्स्ट है वो क्या है, प्राथमिक बुद्धि है, जो किस पे आधारित होती है, वंशानुक्रम पर आधारित है। में जो वंश से जो प्राप्त होती है वो क्या होती है, वंशानुक्रम होती है। तो ये प्राथमिक बुद्धि का लेवल फर्स्ट इन्होंने बताया था, प्राथमिक बुद्धि बताया था, जो वंशानुक्रम पर आधारित होती है। दूसरा लेवल का उन्होंने अर्थ बताया कि ये द्वितीयक बुद्धि है, जो वातावरण से पर आधारित होती है। यानी दूसरी विधि है जो किस पे आधारित होती है, वातावरण पर आधारित होती है, एनवायरमेंट पे आधारित होती है। तो ये जॉनसन ने दो प्रकार बताए थे, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड। अगला जो 12वां जो प्रकार आता है, 12वां प्रकार बुद्धि का आता है, वो आता है 12वां प्रकार त्रिचापीय सिद्धांत। क्या आता है, त्रिचापीय सिद्धांत आता है। प्रतिपादक है स्टर्नबर्ग, यानी सिद्धांत के प्रतिपादक थे वो स्टर्नबर्ग थे। त्रिचापीय सिद्धांत प्रतिपादक है स्टर्नबर्ग है, स्टर्नबर्ग द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इस सिद्धांत को त्रिघटकीय व त्रितंत्र सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिघटकीय या त्रितंत्र सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत में स्टर्नबर्ग ने 3 घटक बताए जो निम्न है। यानी इस सिद्धांत में स्टर्नबर्ग ने कितने बताए, 3 घटक बताए जो निम्न है। पहला है प्रसंगाश्रित घटक। पहला क्या है, प्रसंगाश्रित घटक। बुद्धि नवीन कार्य करने से पूर्व पिछली सारी घटनाओं को जानने की कोशिश करती है। इसे बुद्धि का प्रासंगाश्रित घटक कहते हैं। यानी प्रसंगाश्रित घटक। प्रसंगाश्रित घटक क्या है, बुद्धि नवीन कार्य करने से पूर्व पिछली सारी घटनाओं को जानने की कोशिश करती है। इसे बुद्धि का प्रसंगाश्रित घटक कहते हैं। यानी प्रसंगाश्रित घटक क्या कहता है कि जब कोई भी बुद्धि नवीन कार्य करेगी तो उससे पहले पीछे वाला टोटल जो घटनाएं हैं, पिछली सारी घटनाएं, उनको जानने की कोशिश करेगी। उसके बाद ही क्या है, नई घटनाओं की तरफ वो बढ़ेगी। अगला है वातावरणीय घटक। यह बुद्धि के चारों ओर के परिवेश से संबंधित होता है। ये क्या होता है, यह बुद्धि के चारों ओर के परिवेश से संबंधित होता है। ये क्या होता है, वातावरणीय घटक होता है। वातावरणीय घटक यह बुद्धि के चारों ओर के परिवेश से संबंधित होता है। तो ये क्या होता है, वातावरणीय घटक होता है। तीसरा है अनुभाविक घटक। बुद्धि अपने सभी पूर्व अनुभवों को ध्यान में रखते हुए नवीन कार्यों की योजना बनाती है। यानी बुद्धि अपने पूर्व अनुभवों को ध्यान में रखते हुए नवीन कार्यों की योजना बनाती है। ये क्या है, अनुभाविक घटक है। बुद्धि अपने सभी पूर्व अनुभवों को ध्यान में रखते हुए नवीन कार्यों की योजना बनाती है। ये क्या है, अनुभाविक घटक है। ये क्या है, अनुभाविक घटक है। व्यक्ति की बुद्धि इन 3 घटकों की सहायता से सभी कार्यों को संपन्न करती है। यानी इनका मानना था कि व्यक्ति की इन 3 सभी घटकों से सभी कार्यों को क्या कर लेती है, पूरा कर लेती है।
प्रसंगाश्रित घटक, जिसमें नवीन कार्य को करने से पहले पूर्व घटनाओं का वो क्या करती है, जानने की कोशिश करती है, ये प्रसंगाश्रित घटक है। वातावरणीय घटक ये बुद्धि के चारों ओर जो परिवेश से संबंधित होता है वो क्या होता है, वातावरणीय घटक होता है। अनुभवी घटक, बुद्धि अपने सभी पूर्व अनुभवों को ध्यान में रखते हुए नवीन कार्यों को योजना बनाती है, ये उनका अनुभवी घटक है। तो व्यक्ति की बुद्धि इन तीनों घटकों की सहायता से क्या है, सभी कार्य संपन्न करती है। ये था 12वां। इसके बाद अगला आता है 13वां। 13वां सिद्धांत क्या कहता है, इसके बारे में अपने देखते हैं। 13वां सिद्धांत है प्रतिदर्श न्यादर्श वर्ग घटक सिद्धांत, यानी सैंपलिंग थ्योरी। प्रतिदर्श न्यादर्श वर्ग घटक सिद्धांत अंग्रेजी में कहते हैं सैंपलिंग थ्योरी। ये बहुत बार पूछी जाती है, ध्यान रखना। सैंपलिंग थ्योरी प्रतिदर्श न्यादर्श वर्ग घटक सिद्धांत है, बार बार ये पूछी हुई है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें रिपीट हुए हैं, तो इस सिद्धांत के बारे में अपने को ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। प्रतिपादक है जी थॉमसन, अमेरिका के थे। प्रतिपादक कौन है, जी थॉमसन है, जो अमेरिका थे। तो यहाँ अपने को ध्यान रखना है कि प्रतिदर्श सिद्धांत किसने दिया, जी थॉमसन ने दिया, अमेरिका के थे। न्यादर्श सिद्धांत किसने दिया, जी थॉमसन ने दिया। वर्ग घटक सिद्धांत किसने दिया, जी थॉमसन ने दिया। यानी किसी नाम से ही इनमें से पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना। प्रतिदर्श के बारे में पूछ ले, न्यादर्श के बारे में पूछ ले, या फिर वर्ग घटक सिद्धांत के बारे में पूछ ले। इस सिद्धांत के प्रवर्तक थॉमसन है। इन्होंने यह सिद्धांत 1955 में दिया। कब दिया, 1955 में। समग्रता निर्धारण करने के लिए एक अंश का चयन करना प्रतिदर्श अथवा न्यादर्श कहलाता है। यानी समग्रता निर्धारण करने के लिए एक अंश का चयन करना क्या कहलाता है, प्रतिदर्श कहलाता है, या अपने कहें कि न्यादर्श कहलाता है। प्रतिदर्श अथवा न्यादर्श एक ही बात है, चाहे प्रतिदर्श कह दो या न्यादर्श कह दो। थॉमसन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में अनेक मानसिक योग्यताएं विद्यमान होती हैं, और वह सभी योग्यताओं में से व्यक्ति एक एक अंश का चयन करते हुए नवीन योग्यता का निर्माण करता है। जैसे कहानी, कविता, निबंध आदि में परस्पर संबंध होता है, परंतु इनका गणित समय की योग्यता से कोई संबंध नहीं होता है। तो यहाँ अपने को ध्यान रखना है कि थॉमसन का कहना था कि प्रतिदर्श अथवा न्यादर्श कहलाता है, यानी किसी एक अंश का चयन करना प्रतिदर्श न्यादर्श कहलाता है। व्यक्ति में अनेक मानसिक योग्यताएं विद्यमान है, प्रत्येक व्यक्ति में बहुत सारी मानसिक योग्यताएं विद्यमान होती हैं, तो अभी अपने चर्चा भी कर रहे थे पीछे एक सिद्धांत के अंतर्गत। सभी योग्यताओं में से व्यक्ति एक एक अंश का चयन करते हुए नवीन योग्यता का निर्माण करता है। सारी योग्यताओं में से एक एक अंश को चुनेगा और वो एक नवीन योग्यता का निर्माण कर लेगा। जैसे कहानी, कविता, निबंध आदि में परस्पर संबंध होता है, परंतु इनका गणित समूह की योजना से कोई संबंध नहीं होता है। उदाहरण, जैसे चावल अधिक मात्रा में खरीदने से पहले थोड़े से चावल मुट्ठी में लेकर जांच लेते हैं, और उसी थोड़े से मुट्ठी भर चावल अर्थात थोड़ा सा नमूना लेकर ही ज्यादा चावल खरीदने का निश्चय करते हैं। यानी जब हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं, तब चावल का उदाहरण ले लो, दाल का ले लो, चीनी का ले लो, कुछ भी ले लो, तो यदि उसको अपने यानी उसको खरीदने से पहले अपने क्या करते हैं, थोड़ा सा सैंपल के रूप में हम देखते हैं कि है कैसी, और उसकी क्वालिटी को देख करके, उसके दानों को देख करके हम क्या कर देते हैं, जितनी मात्रा लेनी है उसका हम चयन कर लेते हैं, खरीदने का चयन कर लेते हैं। तो ये क्या है, ये सैंपलिंग है। ऐसे ही व्यक्ति में सभी योग्यता होती है, लेकिन इसका कुछ कुछ अंश एकत्रित करके नई योग्यता का निर्माण करता है। कि इसी उदाहरण के तहत क्या है, व्यक्ति में सभी योग्यताएं होती हैं और उसका कुछ उस अंश एकत्रित करके वो क्या करता है, योग्यता का निर्धारण करता है। इसलिए इसे नमूना सिद्धांत भी कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, नमूना सिद्धांत भी कहते हैं। तो प्रतिदर्श न्यादर्श वर्ग घटक सिद्धांत है, इसको अपने अच्छे प्रकार से देख लेना। एग्जाम में बहुत बार ये पूछा हुआ है, एग्जाम में पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है, इसलिए अपने को यहाँ से ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आए तो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। आगे वाला जो सिद्धांत आता है वो आता है विकासात्मक सिद्धांत आता है। नेक्स्ट सिद्धांत है वो क्या है, विकासात्मक सिद्धांत है, डेवलपमेंट थ्योरी है। प्रतिपादक है जीन पियाजे, स्विट्जरलैंड के थे। इसके प्रतिपादक कौन है, जीन पियाजे, जो स्विट्जरलैंड के थे। तो विकासात्मक सिद्धांत यानी डेवलपमेंट थ्योरी जीन पियाजे ने दी थी। यानी ये सिद्धांत है वो जीन पियाजे का है। स्विट्जरलैंड, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के थे। इस सिद्धांत के प्रतिपादक जीन पियाजे हैं और इन्होंने विकास की प्रक्रिया को 4 भागों में बांटा है। तो विकास की प्रक्रिया को क्या बांटा है, 4 भागों में। इस सिद्धांत के प्रतिपादक है वो जीन पियाजे हैं
और इन्होंने विकास की प्रक्रिया को 4 भागों में बांटा है। पहला है संवेगी पेशीय अवस्था 0 से 2 वर्ष, संवेगी पेशीय अवस्था 0 से 2 वर्ष तक। और दूसरा इन्होंने बांटा है पूर्व वैचारिक क्रिया अवस्था 2 से 6 वर्ष। पूर्व वैचारिक क्रिया अवस्था कितनी है? 2 से 6 वर्ष तक। तीसरी है वैचारिक क्रिया अवस्था 7 से 12 वर्ष। तीसरी क्या है? वैचारिक क्रिया अवस्था 7 से 12 वर्ष है। और चौथी है औपचारिक संक्रिय अवस्था 12 वर्ष के बाद। चौथी क्या है? औपचारिक संक्रिय अवस्था 12 वर्ष के बाद। औपचारिक संक्रिय अवस्था 12 वर्ष के बाद है। यानी इस प्रकार क्या है, 4 इन्होंने जीन पियाजे ने विकास की 4 भागों को इन्होंने बांटा और 4 भागों के बारे में इन्होंने यहाँ पे चर्चा की है। पहला है स्वेगी पेशीय अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व वैचारिक क्रिया अवस्था 2 से 6 वर्ष, तीसरा वैचारिक संक्रिय अवस्था 7 से 12 वर्ष और चौथी औपचारिक संक्रिय अवस्था 12 वर्ष के बाद। तो इन चारों अवस्थाओं के अपने नाम याद होने चाहिए और ये इनका जो वर्ष ईयर है वो भी अपने को याद होना चाहिए। तो संवेगी पेशीय अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व वैचारिक क्रिया अवस्था 2 से 6 वर्ष और वैचारिक क्रिया अवस्था 7 से 12 वर्ष और औपचारिक संक्रिय अवस्था 12 वर्ष के बाद है। तो ये था विकासात्मक सिद्धांत जो जीन पियाजे ने दिया था। उसके बाद अगला जो आता है वो आता है बुद्धि क और बुद्धि का ख सिद्धांत, यानी बुद्धि क और ख का सिद्धांत। बुद्धि क और ख का सिद्धांत। प्रतिपादक है हेब, इसकी ध्यान रखना। प्रतिपादक कौन है? हेब है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक हेब है। इन्होंने बुद्धि को क और ख 2 भागों में बांटा है। बुद्धि क इसमें व्यक्ति के जन्मजात गुणों का समावेश होता है और बुद्धि ख इसमें व्यक्ति के अधिगम अनुभव तथा वातावरणीय घटकों का समावेश होता है। क ख से मिलकर ग तत्व उत्पन्न होता है और वह इन तीनों के द्वारा व्यक्ति सभी समस्याओं का समाधान करता है। यानी ये भी 3 तत्वों के बारे में चर्चा करता है। बुद्धि क की ये चर्चा करता है कि इसमें व्यक्ति के जन्मजात गुण समावेश होते हैं, यानी जन्मजात बुद्धि होते हैं। वंशानुक्रम बुद्धि की बात अपने करते हैं। बुद्धि ख इसमें व्यक्ति के अधिगम अनुभव और वातावरणीय घटकों का समावेश होता है, जो उसके बाद वातावरण से जो अधिगम करता है या अनुभव होते हैं उसका होता है। और क ख से मिलकर एक तीसरा तत्व ग तत्व बनता है और इन तीनों के द्वारा व्यक्ति सभी समस्याओं का क्या कर लेता है? समाधान कर लेता है। तो इन 3 तत्वों के बारे में चर्चा की थी हेब ने। बुद्धि का क सिद्धांत, बुद्धि का ख सिद्धांत और क ख मिलकर ग बनाते हैं। बुद्धि परीक्षण, इंटेलिजेंस टेस्ट। बुद्धि मापन का अर्थ बालक की मानसिक योग्यताओं का मापन करना है, यानी इसके बाद आता है बुद्धि परीक्षण आता है। इसके बाद बुद्धि के बहुत सारे ऐसे परीक्षण है मनोवैज्ञानिक के द्वारा तैयार किए गए हैं और बालक की बुद्धि का परीक्षण किया जा सकता है। तो बुद्धि परीक्षण के बारे में अभी अपने चर्चा करेंगे। बुद्धि परीक्षण कौन से हैं? बुद्धि मापन का अर्थ है बालक की मानसिक योग्यताओं का माप करना या यह ज्ञात करना कि उसमें कौन कौन सी मानसिक योग्यताएं हैं और कितनी मात्रा में हैं। अतः बुद्धि परीक्षा द्वारा बालक या व्यक्ति की योग्यताओं या उनके मानसिक विकास का अनुमान लगाया जा सकता है। इलाहाबाद ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी बुद्धि परीक्षाओं के निर्माण में योगदान देता है। बुद्धि मापन का अर्थ बालक की मानसिक योग्यताओं का माप करना या यह ज्ञात करना है कि उसमें कौन सी मानसिक योग्यताएं हैं और कितनी मात्रा में है। अतः बुद्धि परीक्षा द्वारा बालक के या व्यक्ति की योग्यता या उनके मानसिक विकास का अनुमान लगाया जा सकता है। इलाहाबाद ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी बुद्धि परीक्षाओं के निर्माण में योगदान देती है। आधुनिक के शिक्षा मनोविज्ञान की एक सबसे महत्वपूर्ण देन है बुद्धि का मापन करने के लिए बुद्धि परीक्षण। यानी आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण ये देन मानी जाती है, यानी मनोविज्ञान की देन अपने मानते हैं कि बुद्धि का मापन करने के लिए उन्होंने बुद्धि के परीक्षण दिए हैं और परीक्षणों की उन्होंने चर्चा की है। आगे अपने एक कोटेशन लेते हैं ड्राइवर के शब्दों में। बुद्धि परीक्षा किस प्रकार का कार्य बुद्धि परीक्षा इस प्रकार का कार्य या समस्या होती है जिसकी सहायता से एक व्यक्ति के मानसिक विकास के स्तर का अनुमान लगाया जा सकता है या मापन किया जा सकता है। ये ड्राइवर की है। बुद्धि परीक्षाओं की आवश्यकता प्रत्येक बालक की मानसिक योग्यताओं में अंतर होता है। बुद्धि परीक्षा के द्वारा इस अंतर को ज्ञात किया जाता है। शिक्षक यह जानकर अपना शिक्षण कराता है। यानी बुद्धि परीक्षाओं की आवश्यकता क्या है? प्रत्येक बालक की मानसिक योग्यताओं में अंतर होता है
बुद्धि परीक्षा के द्वारा इस अंतर को ज्ञात किया जाता है और शिक्षक यह जानकर अपना शिक्षण कराता है। यानी क्लास के अंतर्गत जितने भी आपके सामने बच्चे बैठे होंगे, जैसे मान के चलो आप 30 बच्चों की क्लास ले रहे हैं और 30 बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, तो आपके सामने 30 स्तर के बच्चे बैठे हैं, 30 स्तर की बुद्धि के बच्चे बैठे हैं। प्रत्येक बच्चे की बुद्धि का स्तर एक जैसा नहीं होता है। और साइकोलॉजी के अनुसार, मनोविज्ञान की धारणा के अनुसार अपने देखें तो वो सामान्यतः 3 प्रकार की बुद्धि के बच्चों की चर्चा करता है। जो हमारी क्लास में हम सामान्य 3 प्रकार के बच्चों को लेकर के हम शिक्षण कार्य करवाते हैं। पहला निम्न बुद्धि वाला विद्यार्थी, दूसरा सामान्य बुद्धि वाला विद्यार्थी और तीसरा उच्च बुद्धि वाला विद्यार्थी। तो ये जो 3 प्रकार के विद्यार्थी हैं, तीनों अपने शिक्षण कार्य से संतुष्ट होने चाहिए। तो ये क्या है, हमारे शिक्षण कार्य में सुधार लाने के लिए, शिक्षण कार्य को वैसा बनाने के लिए इन बुद्धि परीक्षणों का हमें बहुत बड़ा योगदान होता है। और बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से हम इस प्रकार के बच्चों की पहचान हम कर सकते हैं। तो बुद्धि परीक्षण शुरू होते हैं। बुद्धि परीक्षण का आशय उन परीक्षणों से है जो बुद्धि लब्धि के रूप में केवल एक अंक के माध्यम से व्यक्ति के बौद्धिक उसमें विद्यमान विभिन्न विशिष्ट योग्यताओं के संबंध को दर्शाता है। यानी बुद्धि परीक्षण का मतलब अपने उस अंक से कह सकते हैं अपने, जो उसकी जो सामान्यता, उसकी बौद्धिक उसमें विभिन्नताएं हैं, विभिन्न विशिष्ट योग्यताएं हैं, उनको वो दर्शाता है। जैसे मान के चलो एक बालक की बुद्धि लब्धि 80 है, तो ये 80 का एक अंक है, वो उस बालक की बुद्धि लब्धि तय कर देता है कि वो बालक क्या है, निम्न बुद्धि वाला विद्यार्थी है। तो इस प्रकार जो परीक्षण है वो बालक की बुद्धि के स्तर का पता लगाते हैं, या बालक की बुद्धि के स्तर का हमें मालूम हो जाता है कि बच्चा है वो किस स्तर की बुद्धि का है, और हमें उसी प्रकार से हम उसको शिक्षण कार्य हम करवाएं, उसको शिक्षण कार्य वैसा ही मिले। बुद्धि परीक्षण का इतिहास, यानी बुद्धि परीक्षण का इतिहास क्या है? हिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट, बुद्धि परीक्षण का इतिहास। तो बुद्धि परीक्षण के इतिहास के बारे में हम चर्चा करते हैं। बुद्धि परीक्षाओं का प्रत्यक्ष प्रमाण हमें महाभारत काल में यक्ष व युधिष्ठिर संवाद में मिलता है। यानी बुद्धि परीक्षाओं का इतिहास कोई नया नहीं है, बहुत पुराना बुद्धि परीक्षाओं का इतिहास रहा है। और यहाँ पे अपने पुराने का एक उदाहरण लेते हैं कि महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर में संवाद में जो मिलता है, वो एक प्राचीन बुद्धि परीक्षण का एक उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण है। जिस प्रकार आप यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद को आप जानते हैं, किस प्रकार यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में संवाद होता है। यूरोप में बुद्धि परीक्षा को दिशा में 18वीं शताब्दी में कार्य प्रारंभ किया गया, और यूरोप में भारत के समान बुद्धि शारीरिक विशेषता के आधार पर ज्ञात की गई। उदाहरणार्थ भारत में आज भी सुनते हैं कि सिद्धर्दता कवचित मूर्खा, अर्थात छितरे दांतों वाला कोई कोई मूर्ख होता है। तो यहाँ पे एक कहावत ली गई है कि भारत में आज भी हम सुनते हैं कि सिद्धर्ता कवचित मूर्खा, अर्थात छितरे दांतों वाला कोई कोई ही मूर्ख होता है। इसी प्रकार स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध विद्वान लेवेटर ने 1772 ईस्वी में विभिन्न शारीरिक लक्षणों को बुद्धि का आधार घोषित किया। यानी स्विट्जरलैंड के एक प्रसिद्ध विद्वान थे जिसका नाम है लेवेटर। लेवेटर ने 1772 में क्या किया कि विभिन्न शारीरिक लक्षणों को बुद्धि का आधार घोषित किया, लेकिन ये सभी परीक्षण अमनोवैज्ञानिक थे। यानी लेवेटर के द्वारा जो बुद्धि परीक्षणों का आधार, जो शारीरिक लक्षणों का जो बुद्धि का आधार घोषित किया गया था, ये सभी परीक्षण अमनोवैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक नहीं थे। इसलिए इसको इतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। पहला है मानसिक परीक्षण। पहला कौन सा आता है? मानसिक परीक्षण आता है, मेंटल टेस्ट आता है। तो मानसिक परीक्षण, मेंटल टेस्ट में क्या, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1890 में केटल ने किया था। यानी मानसिक परीक्षण, मेंटल टेस्ट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1890 में केटल ने किया था। किसने किया? केटल ने किया था। कब किया गया? 1890 में। इस परीक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1890 में केटल ने किया था। 1879 में विलियम वुंट, जर्मनी के थे ये। 1879 विलियम वुंट जर्मनी ने जर्मनी के लीपजिग नामक नगर में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित करके बुद्धि मापन के कार्य को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ है, इस पे आपने को ध्यान देना है।
कि एक तो सन ध्यान रखना है कि सन कौन सा था, 1879, 1879। और मनोवैज्ञानिक का नाम था विलियम वुंट, ये जर्मनी का था। मनोवैज्ञानिक कौन थे? विलियम वुंट थे, जर्मनी थे। इन्होंने जर्मनी का एक शहर था लीपजिंग नामक नगर, लीपजिंग नामक नगर में इन्होंने क्या किया, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी। कब की? 1879 में, 1879 में। और किसने की? विलियम वुंट ने। कहाँ का थे विलियम वुंट? जर्मनी के थे। तो इन्होंने सबसे पहले प्रयोगशाला स्थापित की और बुद्धि मापन के कार्य को वैज्ञानिक एक आधार प्रदान किया, क्योंकि प्रयोगशाला में जो कार्य होता है वो क्या होता है? शुद्ध वैज्ञानिक होता है, अपने विज्ञान का रूप अपने कह सकते हैं। तो इस प्रकार इन्होंने वैज्ञानिक रूप है वो प्रदान किया था 1879 में अपनी प्रयोगशाला स्थापित करके। इस प्रयोगशाला में बुद्धि माप यंत्रों की सहायता से करते थे। इसी तरह फ्रांस में बिन्ने, इंग्लैंड में विंच, जर्मनी में मेनमान, अमेरिका में थोरनडाइक व वर्नन, इन मनोवैज्ञानिकों में सबसे अधिक सफलता अल्फ्रेड बिन्ने, फ्रांस को 1905 में मिली थी। यानी इस प्रयोगशाला में बुद्धि का माप यंत्रों की सहायता से करते थे। और इसी तरह फ्रांस में बिन्ने, इंग्लैंड में विंच, जर्मनी में मेनमान, अमेरिका में थॉर्नडाइक व वर्नन, ये सारे मनोवैज्ञानिक लगे हुए थे। लेकिन इन सभी मनोवैज्ञानिकों में से क्या हुआ कि सबसे अधिक जो सफलता मिली वो अल्फ्रेड बिन्ने को मिली थी, जो फ्रांस के थे। क्योंकि अल्फ्रेड बिन्ने कहा के फ्रांस के थे। और मिली कब? 1905 में, ध्यान रखना। 1905 में किसको मिलती है? अल्फ्रेड बिन्ने को मिलती है। और ये फ्रांस के थे, अल्फ्रेड बिन्ने। ये सबसे अधिक सफलता इनको मिलती है। बिन्ने बुद्धि परीक्षण का प्रमुख आधार प्रश्नों की सूची रही है। यानी बिन्ने का बुद्धि परीक्षण का आधार क्या रही? प्रश्नों की सूची रही थी। यानी 1905 में उन्होंने सबसे पहले 30 प्रश्नों की एक प्रश्नावली बनाई थी, जो बुद्धि का सबसे पहला टेस्ट अपने कह सकते हैं, परीक्षण कह सकते हैं, जो बिन्ने के द्वारा बनाया गया था। तो सूची रही है जिसमें ज्यामितीय डिजाइन, पाठन, निर्देश, ग्रहणशीलता, नैतिक भाव पर आधारित रही है। बिन्ने ने 1905 में मनोवैज्ञानिक साइमन की सहायता से प्रथम बुद्धि परीक्षण तैयार किया गया। यानी बिन्ने ने 1905 में प्रथम परीक्षण तैयार किया। और किन की सहायता से किया? साइमन की सहायता से किया। और इस परीक्षण में प्रश्नों की संख्या 30 थी। इस परीक्षण में प्रश्नों की संख्या कितनी थी? 30 थी। और यह परीक्षण 3 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए प्रयोग में लाई गई। यानी यह परीक्षण 13 से 14 वर्ष, 3 से 14 वर्ष, सॉरी, यह जो 30 प्रश्नों की प्रश्नावली थी, कितने साल के बच्चों के लिए थी? 3 वर्ष के बच्चों से 14 वर्ष के बच्चों के लिए थी। ध्यान रखना, ये वर्ष पूछ लेते हैं कि बिन्ने साइमन का परीक्षण वो कितने वर्ष के बच्चों के लिए था। तो ऑप्शन में दे देंगे आपको 3 से 12, 3 से 11, 3 से 13, 3 से 14। तो इसी प्रकार ध्यान रखना है, 3 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ये प्रयोग में लाई गई थी। यह परीक्षण व्यक्तिगत और शाब्दिक था, क्योंकि यह व्यक्तिगत था और शाब्दिक था, जिसे बिन्ने साइमन बुद्धि परीक्षण नाम दिया गया। और इसे बिन्ने साइमन ने बनाया था, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? बिन्ने साइमन बुद्धि परीक्षण ही इसका नाम रख दिया गया था। तो ये टेस्ट बहुत बार ये प्रश्न इसके बारे में पूछा हुआ है, टेस्ट के बारे में। तो एक तो सन ध्यान रखना, 1905 से बनाई थी। प्रश्नों की संख्या पूछ लेते हैं कि कितनी संख्या थी? 30 प्रश्नों की संख्या इस प्रश्नावली में थी। वर्ष पूछ लेते हैं, 3 से 14 वर्ष के बालकों के लिए बनाई गई थी। बिन्ने साइमन बुद्धि परीक्षण में पहली बार संशोधन 1908 में, इसके बाद इसमें संशोधन हुए थे। जो बिन्ने साइमन बुद्धि का परीक्षण बनाया गया था, इसमें बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों को लगा कि ये परीक्षण में संशोधन होना चाहिए, तब जाकर के इसको अपने अनुकूल बना सकते हैं। भारत के अनुकूल बनाने के लिए, भारतीय बच्चों के अनुकूल बनाने के लिए इनमें समय समय पर परीक्षण हुआ है, संशोधन हुआ है। तो साइमन बुद्धि परीक्षण में पहला जो संशोधन हुआ 1908 में हुआ था। पहला संशोधन कब हुआ? 1908 में। और दूसरा संशोधन कब हुआ? 1911 में किया गया। पहला संशोधन 1908 में किया गया और दूसरा संशोधन कब किया गया? 1911 में किया गया, जिसमें प्रश्नों की संख्या बढ़कर 59 कर दी गई। यानी 11 में जो संशोधन हुआ, इसमें प्रश्नों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी? 59 कर दी, 59 कर दी। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। पुनः 1916 में अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में टर्मन की अध्यक्षता में बिन्ने साइमन बुद्धि परीक्षण में संशोधन किया गया। 1916 में फिर अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में टर्मन की अध्यक्षता में बिन्ने साइमन बुद्धि परीक्षण में संशोधन किया गया। इसका नाम स्टैनफोर्ड बिन्ने परीक्षण या टर्मन बुद्धि परीक्षण रखा गया। अब प्रश्नों की संख्या 59 से बढ़ाकर 90 की कर दी गई, जिसमें 19 प्रश्न
जिसमें से 9% 59% में से ही 19% 59% में से ही लिए गए, अर्थात इनमें से 1/3% लिए गए थे। यानी जो भी 90% बनाए गए थे उनमें जो पहले 59% थे उन्हीं में से उन 19% को लिया गया था। तो 1/3% क्या लिए गए थे, उन्हीं पर्सनों में से लिए गए थे। तो इस प्रकार ये जो बुद्धि परीक्षण का है, ये इस प्रकार का इतिहास रहा है। यहाँ से क्वेश्चन निकल सकता है, अपने को ध्यान रखना। इसको आप अच्छी प्रकार से आप पढ़ दें, ध्यान दें इस पे, तो इसको आप याद कर लें। यहाँ से क्वेश्चन पक्का निकलता है और बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, तो इसलिए इसको आप अच्छी प्रकार से पढ़ें आप, ताकि यहाँ से कोई क्वेश्चन आए तो हमारा छूटना नहीं चाहिए। इसके बाद आगे प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 1914 के दौरान, यानी प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो 1914 में हुआ था। तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। इसी युद्ध के दौरान 1917 में अमेरिका में सामूहिक बुद्धि परीक्षण बनाया गया था। यानी ये जो विश्व युद्ध चला था वो 1914 से 1918 तक चला था। तो इस प्रकार ही ध्यान रखना है, विश्व युद्ध का काल था 1914 से 1918। तो इसी दौरान, इसी विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका में क्या हुआ, 1917 में सामूहिक बुद्धि परीक्षण बनाया गया था, जिसमें सैनिक भर्ती के लिए 2 परीक्षण, शाब्दिक और अशाब्दिक परीक्षण बनाए गए। यानी अमेरिका में सैनिकों की भर्ती करने के लिए 2 उन्होंने बुद्धि परीक्षण बनाए, एक तो शाब्दिक था और एक क्या था, अशाब्दिक था। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण को आर्मी एल्फा परीक्षण यानी शिक्षित व्यक्तियों हेतु रखा था। जो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था उसका नाम क्या रखा गया, आर्मी एल्फा परीक्षण। ये बहुत बार पूछा हुआ है, ध्यान रखना। आर्मी एल्फा परीक्षण के बारे में ये पूछा गया है। और ये क्या था, शाब्दिक था। आर्मी एल्फा था, क्या था, शाब्दिक था। ध्यान रखना, इसमें शाब्दिक क्या शाब्दिक कुछ में, तो आर्मी एल्फा था, आर्मी एल्फा। आर्मी एल्फा क्या था, ये शाब्दिक था। ये अपने को ध्यान रखना है, आर्मी एल्फा शाब्दिक था। और अशाब्दिक परीक्षण को आर्मी बीटा परीक्षण यानी अशिक्षित व्यक्ति हेतु नाम दिया गया था। और दूसरा था वो क्या था, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण आर्मी बीटा परीक्षण था। जो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण बनाया था वो क्या था, आर्मी बीटा परीक्षण था। और अशिक्षित व्यक्तियों हेतु ये बनाया गया था, क्योंकि अशिक्षित पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, तो इसलिए उनके लिए किस कैसा परीक्षण बनाया, अशाब्दिक बनाया, जिनमें शब्दों की जरूरत नहीं होता है, या कुछ डायग्राम्स और इस प्रकार के परीक्षण है वो बनाए गए थे। तो उसको देख करके उसको अपना जो जवाब है वो देना था। तो ये 2 परीक्षण बनाए गए थे, ध्यान रखना। प्रथम विश्व के दौरान 1917 में अमेरिका में सैनिकों की भर्ती के लिए 2 परीक्षण बनाए गए। शाब्दिक था वो आर्मी अल्फा था, वो शाब्दिक था। और अशाब्दिक था वो आर्मी बीटा था। जो अब पढ़े हुए लोगों के लिए अल्फा परीक्षण था और अनपढ़ लोगों के लिए बीटा परीक्षण था। भारत में सन 1922 में एफजी कॉलेज लाहौर में डॉक्टर सीएच राइस ने शाब्दिक और व्यक्तिगत परीक्षण बनाया। यानी भारत में सन 1922 में एफजी कॉलेज लाहौर में डॉक्टर सीएच राइस ने एक शाब्दिक और व्यक्तिगत परीक्षण बनाया, जिसमें प्रश्नों की संख्या 35 थी। यह परीक्षण 3 से 15 वर्ष तक के बालकों के लिए बनाया गया था। यानी कितने वर्ष के बालकों के लिए, 3 से 15 वर्ष के बालकों के लिए बनाया गया था। किसने बनाया, सीएच राइस ने। और ये व्यक्तिगत था, ये भी ध्यान रखना है अपने को। इस परीक्षण को राइस ने हिंदुस्तानी बिन्ने परफॉर्मेंस पाउंड स्केल, हिंदुस्तानी बिन्ने साइमन परीक्षण नाम दिया। यानी ये जो परीक्षण बनाया गया था इसे नाम दिया गया था, राइस ने हिंदुस्तानी बिन्ने परफॉर्मेंस पाउंड स्केल और हिंदुस्तानी बिन्ने साइमन परीक्षण नाम दिया था। भारत में इलाहाबाद स्थित मनोविज्ञान शाला में बिन्ने साइमन के परीक्षणों का संशोधन किया गया। यानी भारत में एक जो मनोविज्ञान शाला बनी हुई है, भारत में इलाहाबाद में स्थित मनोविज्ञान शाला बनी हुई है, और इसी मनोविज्ञान शाला के अंतर्गत क्या हुआ था, बिन्ने साइमन परीक्षणों में संशोधन किया गया था। भारत में डॉक्टर सोनलाल, डॉक्टर सीएम भाटिया, पंडित लज्जा शंकर आदि ने विभिन्न बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया। यानी भारत के जो मनोवैज्ञानिक थे, डॉक्टर सोनलाल थे, डॉक्टर सीएम भाटिया थे और डॉक्टर लज्जा शंकर थे, इन्होंने क्या किया, इन परीक्षणों के अंतर्गत यानी बहुत सारे परीक्षण निर्माण किए। नए परीक्षण भी इन्होंने बनाए, जिन्हें भारतीय परीक्षण के नाम से भी अपने जानते हैं। तो इस प्रकार ये बुद्धि परीक्षण के प्रकार हमारे सामने आते हैं। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण आते हैं, सामूहिक बुद्धि परीक्षण आते हैं और क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण आते हैं। अभी अपने देखा कि व्यक्तिगत परीक्षण के बारे में पढ़ा, सामूहिक बुद्धि परीक्षण के बारे में पढ़ा और क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण के बारे में। तो यहाँ पे मैं आपको यूं कहूँ कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का कोई एक उदाहरण दीजिए, तो आप
इस व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का आप उदाहरण दे सकते हैं, सामूहिक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण दीजिए, ये भी आप दे सकते हैं। तो इस प्रकार जो एक व्यक्ति के लिए निर्धारित होता है, जिसमें एक बार में एक ही व्यक्ति का परीक्षण किया जा सके, वो क्या होता है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है। और जिस परीक्षण में बहुत सारे एक साथ व्यक्तियों का परीक्षण किया जा सके, वो सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है। तो इस प्रकार जिस परीक्षण में क्रियात्मक पक्ष हो, तो वो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण कहलाता है। जहाँ उनको शारीरिक क्रियाएं करनी हो, मानसिक क्रियाएं करनी हो, तो वो तो क्रियात्मक के अंतर्गत आता है। जैसे अशाब्दिक वाले जो परीक्षण है वो क्रियात्मक के अंतर्गत आता है, क्योंकि उसके अंतर्गत दिया ही इसी प्रकार का दिया हुआ है। बुद्धि परीक्षाओं के प्रकार। अब काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट, बुद्धि परीक्षाओं के प्रकार अपने हैं। बुद्धि परीक्षाओं के प्रकार कौन कौन से हैं, या व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण, मुख्य रूप से दो प्रकारों में हम चर्चा करेंगे, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की और सामूहिक बुद्धि परीक्षण की। अब व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में शाब्दिक होते हैं और अशाब्दिक होते हैं, और सामूहिक में भी शाब्दिक होते हैं और अशाब्दिक होते हैं। यानी दोनों के इनके प्रकारों की बात करें तो शाब्दिक और अशाब्दिक होंगे, और ये भी सामूहिक भी शाब्दिक और अशाब्दिक होंगे। तो इस प्रकार ये परीक्षणों का, बुद्धि परीक्षणों का एक प्रकार है। इसके बाद सबसे पहले अपने चर्चा करते हैं, वो शुरू करते हैं व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण की, कि व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण कौन से होते हैं, क्या होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण, इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट, ऐसा बुद्धि परीक्षण जिन्हें हम एक समय में एक ही व्यक्ति पर यदि प्रकाशित करते हैं, तो उन्हें हम व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण के नाम से जानते हैं। यानी एक समय में एक ही व्यक्ति पर हम इजाद कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, वो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है। ऐसे बुद्धि परीक्षण वाचिक बुद्धि परीक्षण तथा अवाचिक बुद्धि परीक्षण शब्दों में हो सकते हैं, परंतु एक समय पर एक ही व्यक्ति की जांच हो सकने के कारण बहुत से व्यक्तियों के परीक्षण में समय अधिक लगता है। इसका सर्वप्रथम प्रारंभ अल्फ्रेड बिने ने किया था। किसने किया, अल्फ्रेड बिने ने किया था। वाचिक बुद्धि परीक्षण या शाब्दिक परीक्षण, प्रथम व्यक्तिगत वाचिक बुद्धि परीक्षण सन 1905 में अल्फ्रेड बिने ने साइमन के साथ मिलकर बनाया, और परीक्षण का नाम बिने साइमन बुद्धि परीक्षण रखा, जो 30 ईस्वी पर्सन थे, वो मैंने चर्चा की पहले भी। वाचिक बुद्धि परीक्षणों में अधिकांशतः शब्दों वाक्यों का उपयोग होता है, और उन्हें हम वाचिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। इनका हम उपयोग व्यक्तिक तथा सामूहिक दोनों बुद्धि परीक्षणों के रूप में कर सकते हैं। इन बुद्धि परीक्षणों में एक प्रमुख बाधक तत्व यह है कि इनका प्रशासन छोटे बालकों, अनपढ़ व्यक्तियों तथा संबंधित भाषा न जानने वाले व्यक्तियों पर नहीं कर सकते हैं। इस परीक्षण के प्रमुख उदाहरणार्थ मोहन सिंह एवं जोशी के परीक्षण आते हैं। तो यहाँ वाचिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत जो अपने उदाहरण लिया है, अधिकांशतः शब्दों वाक्यों का उपयोग होता है वाचिक के अंतर्गत, और उन्हें हम वाचिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। इनका हम उपयोग व्यक्तिक और सामूहिक दोनों बुद्धि परीक्षणों के रूप में कर सकते हैं। इन बुद्धि परीक्षणों में एक प्रमुख बाधक तत्व यह है कि इनका प्रशासन छोटे बालकों, अनपढ़ व्यक्तियों तथा संबंधित भाषा न जानने वाले व्यक्तियों पर नहीं कर सकते हैं। इस परीक्षण के प्रमुख उदाहरण मोहसिन जोशी परीक्षण है। इसके बाद आते हैं अवाचिक बुद्धि परीक्षण आते हैं। अब अवाचिक बुद्धि परीक्षण कौन से हैं, इसके बारे में अपने चर्चा करते हैं। अवाचिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक अथवा अवाचिक बुद्धि परीक्षण जिनकी रचना में भाषा, शब्द, वाक्यों आदि का उपयोग नहीं किया जा सकता है। यानी ऐसे जो परीक्षणों का जब निर्माण किया जाता है, तो उसमें भाषा का प्रयोग नहीं होता है, शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, वाक्यों का प्रयोग इसके अंतर्गत नहीं होता है, और उन्हें हम अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। निष्पादन बुद्धि परीक्षण को भी हम अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत रखते हैं। यानी जो निष्पादन बुद्धि परीक्षण है, उसको भी अपने किसके अंतर्गत रखते हैं, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत रखते हैं। इनका उपयोग पढ़े लिखे व्यक्तियों के अलावा अनपढ़ व्यक्तियों, गूंगे बहरे व्यक्तियों पर भी किया जा सकता है। इस परीक्षण में 4 बुद्धि परीक्षण होते हैं। यानी इस प्रकार के जो अवाचिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण होते हैं, इनमें पढ़े लिखे व्यक्ति तो कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अनपढ़ व्यक्तियों पर यह किया जाता है। गूंगों के लिए, बहरों के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। तो अवाचिक जो बुद्धि परीक्षण है, वो अनपढ़ लोगों के लिए भी काम में लिए जाते हैं, गूंगों के लिए काम में लिए जाते हैं, बहरों के लिए भी काम में लिया जाता है। वस्तु संयोजन परीक्षण, विभिन्न वस्तुओं को जोड़कर एक सार्थक वस्तु का निर्माण करने के लिए कहा जाता है। यानी वस्तु संयोजन परीक्षण आता है। पहला परीक्षण का नाम क्या है, वस्तु संयोजन परीक्षण। ध्यान दें, पहला जो टेस्ट है वो है वस्तु संयोजन परीक्षण। अब इस परीक्षण में क्या होता है,
विभिन्न वस्तुओं को जोड़कर एक सार्थक वस्तु का निर्माण करने के लिए कहा जाता है। ये है पहला वस्तु संयोजन परीक्षण। यानी उसके सामने बहुत सारी वस्तुएं उसके सामने रख दी जाती है और उसको इन वस्तुओं को जोड़ने के लिए उसको कहा जाता है। तो ये होता है वस्तु संयोजन परीक्षण, यानी वस्तुओं को जोड़ना। तो ये वस्तु जोड़कर एक सार्थक वस्तु का निर्माण करता है। ये जो वस्तु जोड़ेंगे वो सभी वस्तुओं को जोड़कर एक सार्थक वस्तु बनाई जाती है। तो ये वस्तु संयोजन परीक्षण होता है। दूसरा है ब्लॉक बिल्डिंग टेस्ट। दूसरा क्या है? ब्लॉक बिल्डिंग टेस्ट। इस टेस्ट का निर्माण कोहे ने किया। इसमें चौकोर बॉक्स को जोड़कर एक सार्थक आकृति का निर्माण करने के लिए कहा जाता है। यानी इस टेस्ट का निर्माण किसने किया? कोहे ने किया था। इसमें चौकोर बॉक्स को जोड़कर एक सार्थक आकृति का निर्माण करने के लिए कहा जाता है। तो ये है, यानी इस टेस्ट का निर्माण कोहे ने किया। देखा, ब्लॉक बिल्डिंग टेस्ट ये कोहे का, ये ध्यान रखना। ये पूछ लिया जाता है कि इसके प्रवर्तक कौन थे? कोहे ने इसको बनाया था। और इसमें चौकोर बॉक्स को जोड़ा जाता है। किसको जोड़ा जाता है? चौकोर बॉक्स को जोड़कर एक सार्थक आकृति का निर्माण किया जाता है। तो ये ब्लॉक बिल्डिंग टेस्ट है। कोहे ब्लॉक टेस्ट भी इसको कहते हैं। अपने कई जगह ये भी लिखा जाता है कोहे ब्लॉक टेस्ट। ये ध्यान रखना, क्योंकि ये कोहे ने बनाया था, इसलिए कोहे ब्लॉक टेस्ट भी इसको कहते हैं। तो इसलिए अपने को हर एक चीज पे ध्यान रखना है। तीसरा, चित्र पूर्ति परीक्षण। विभिन्न अधूरे चित्रों को पूरा करवाते हुए बालक की बुद्धि का मापन किया जाता है। यानी जो विभिन्न अधूरे चित्र होते हैं उनको पूरा करवाया जाता है। जैसे मान के चलो एक पक्षी की आकृति अधूरी बना करके बना दी गई, या उसको बीच बीच में छोड़ दिया गया और उसको पार्ट को पूरा करके एक पक्षी की आकृति को बनाना होता है। तो ये क्या होता है? अधूरे चित्रों को पूरा करना होता है, जो एक आकृति का रूप देना होता है। इसी प्रकार यदि किसी मनुष्य की आकृति को अधूरा छोड़ देता है और उसको बच्चे को पूरा करने के लिए दिया जाता है, तो ये भी उसी के अंतर्गत आता है। चौथा जो परीक्षण आता है, तीसरा जो परीक्षण था वो क्या था? चित्र पूर्ति परीक्षण था। चौथा आता है मनुष्य कर्षण परीक्षण। चौथा कौन सा आता है? मनुष्य कर्षण परीक्षण आता है। और इसमें क्या होता है? इस परीक्षण को ड्रा ए मैन टेस्ट भी कहा जाता है, जिसमें मनुष्य नुमा आकृति का चित्रण करने के लिए कहा जाता है। यानी इसमें क्या होता है कि मनुष्य नुमा आकृति बनवाई जाती है। बच्चे को आदेश दिया जाता है कि आपको मनुष्य नुमा आकृति बनानी है। इस परीक्षण को ड्रा ए मैन टेस्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस परीक्षण को ड्रा ए मैन टेस्ट भी कहा जाता है, जिसमें मनुष्य नुमा आकृति का चित्रण करने के लिए कहा जाता है। ये थे अपने अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। उसके बाद आता है सामूहिक बुद्धि। अशाब्दिक व्यक्तिगत है। इसके बाद आता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। कौन से आते हैं? इसके बाद आता है, वो आता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण आते हैं। सामूहिक बुद्धि परीक्षण, ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। यहाँ पे अपने को ध्यान देना है, प्रथम सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण सन 1917 में अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के समय सैनिकों के चयन हेतु किया गया था। यानी ये बात पहले भी अपने की है कि प्रथम जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था वो किस में किया गया था? अमेरिका में किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1917 में किया गया था। और सैनिकों के चयन के लिए इस परीक्षण का प्रयोग किया गया था। तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण वह होते हैं जिनमें एक समय पर एक से अधिक व्यक्तियों की मानसिक योग्यता की जांच परीक्षण हेतु किया जाता है। ऐसे परीक्षणों की शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुई थी। उस समय आर्मी एल्फा नामक था, आर्मी बीटा नामक परीक्षण तैयार किया गया था। और इसमें प्रथम परीक्षण शिक्षित व्यक्तियों हेतु, द्वितीय परीक्षण अनपढ़ अथवा अशिक्षित व्यक्तियों हेतु बनाया गया था। इन परीक्षणों की प्रमुख विशेषता यह है कि यह कम समय में अधिक व्यक्तियों की जांच हेतु उपयोगी है। तो यानी ये इस प्रकार के सामूहिक बुद्धि परीक्षण बनाए गए। तो आर्मी अल्फा था, आर्मी बीटा था, 1917 में अमेरिका के द्वारा बनाए गए थे और सैनिकों की भर्ती करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि बड़ी संख्या में सैनिकों की भर्ती करनी थी। ये परीक्षण इस प्रकार के थे कि दोनों परीक्षण में एक सामूहिक बहुत सारे लोगों पे इसको इजाद किया जा सकता है और उनकी बुद्धि के स्तर को देखा जा सकता है। और इसीलिए ये इस प्रकार के चयन के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण होते हैं। अपने को ध्यातव्य क्या रखना है, अपने को ध्यान क्या रखना है, महत्वपूर्ण है ये अपने को ध्यान रखना। भारत में प्रमुख निष्पादन बुद्धि परीक्षण गोडार्ड, फार्म बोर्ड, पटेल व पान वाला गुजराती, गुड एनएफ का ड्राइंग और मेन टेस्ट, उदयपुर के डॉक्टर श्रीमाली, कोए ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद, वेस्लर वेट्यूब टेस्ट कहलाता है। तो इस प्रकार ये जितने भी जो टेस्ट यहाँ पे दिए गए हैं ये काफी महत्वपूर्ण टेस्ट हैं।
जो जिनके बारे में अपने को ध्यान रखना है किसका कौन सा टेस्ट है, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, यह परीक्षण शिक्षित व्यक्तियों के सैनिकों के चयन हेतु किया गया। इसमें आर्मी अल्फा परीक्षण कहा जाता है। यह प्रथम सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। इस परीक्षण में पहली बार दो नवीन शब्दों का प्रयोग हुआ, बेसल वर्ष और टर्मिनल वर्ष। दो शब्दों का प्रयोग हो रहा, कौन सा? एक तो बेसल वर्ष का हुआ और दूसरा क्या हुआ? टर्मिनल वर्ष का हुआ। अब अपने को समझना है ये बेसल वर्ष क्या है और टर्मिनल वर्ष क्या है। सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, इसका निर्माण सन 1917 में अमेरिका में अशिक्षित व्यक्तियों के चयन हेतु किया गया था, जो आर्मी बिट्टा परीक्षण भी इसको कहते हैं। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द इंटेलिजेंट टेस्टिंग, यानी ये जो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द इंटेलिजेंट टेस्टिंग के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। तो इस प्रकार ये मनोविज्ञान की एक बहुत बड़ी देन है, जिनके बारे में इस प्रकार की टेस्टिंग है वो की जा सकती है। इसके अलावा अन्य जो बुद्धि परीक्षण आते हैं वो कौन कौन से, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अन्य बुद्धि परीक्षण, मिश्रित बुद्धि परीक्षण आता है अन्य में। तो मिश्रित बुद्धि परीक्षण वे होते हैं जिसके अंतर्गत वाचिकता व अवाचिक दोनों परीक्षणों की विशेषताएं और गुण पाए जाते हैं। इस बुद्धि परीक्षण का प्रमुख उदाहरण वेसलर बुद्धि परीक्षण तथा पीए मोहत्रा परीक्षण है। दूसरा आता है बुद्धि परीक्षण माला। इसमें कुछ व्यक्तियों ने ऐसे बुद्धि परीक्षण बनाए हैं जिसके अंतर्गत एक से अधिक परीक्षण सम्मिलित किए गए हैं। ऐसे परीक्षण को हम बुद्धि परीक्षण माला कहते हैं। उदाहरणार्थ भाटिया बुद्धि परीक्षण माला, यानी जो भाटिया का जो बुद्धि परीक्षण है वो एक बुद्धि परीक्षण माला है, क्योंकि इसमें कुल मिलाकर के 5 टेस्ट है इसके अंतर्गत। यानी भाटिया परीक्षण में कितने टेस्ट हैं? एक साथ 5 टेस्ट हैं, इसलिए इसको बुद्धि परीक्षण माला के नाम से भी इसको जानते हैं। जहाँ पे एक से अधिक टेस्ट हो तो अपने कह सकते हैं। कुछ बुद्धि परीक्षणों के उदाहरणार्थ रूप स्टैनफोर्ड बिन्ने परीक्षण। बुद्धि परीक्षण क्षेत्र के अंतर्गत अल्फ्रेड बिन्ने, यानी व्यक्तिक जो बुद्धि परीक्षण का सर्वप्रथम सफल प्रयास करने का श्रेय इनको दिया जाता है, अल्फ्रेड बिन्ने को, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण बनाया था। जो इन्होंने 30 प्रश्नों की प्रश्नावली बनाई थी 1905 में। का योगदान अविस्मरणीय रहा तथा ऐतिहासिक माना जाता है। अल्फ्रेड बिन्ने पेरिस फ्रांस विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के प्रोफेसर था और 1890 में पेरिस में प्राथमिक स्कूलों के प्रबंधकों ने बिन्ने को मंदबुद्धि छात्रों का पता लगाने के लिए कहा। तत्पश्चात अल्फ्रेड बिन्ने ने अपने सहयोगी मनोवैज्ञानिक थियोडोर साइमन के सहयोग से 1905 में बिन्ने साइमन मानक्रम का निर्माण किया गया। यानी बिन्ने साइमन 1905 में यह टेस्ट ये बनाया गया था। प्रारंभ में इस परीक्षण द्वारा बच्चों या बालकों में भाषा की योग्यता चिंतन का मापन होता था और बाद में संशोधन होने के पश्चात 2 वर्ष से लेकर के प्रौढ़ तक के चिंतन का मापन होने लगा। इसमें शाब्दिक चिंतन, अमूर्त चिंतन, आपकालिक स्मृति आदि पर आधारित प्रश्न होते हैं। तो ये इस प्रकार का क्या था, ये एक स्टैनफोर्ड बिन्ने परीक्षण था जो काफी मनोविज्ञान के अंतर्गत एक चर्चा का विषय रहा है। रेबिन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स बुद्धि परीक्षण, अगला कौन सा आता है? रेबिन प्रोग्रेसिव मैट्रिक बुद्धि परीक्षण आता है। ये किसने? इस बुद्धि परीक्षण को रेबिन ने सन 1927 में बनाया था। किसने बनाया? रेबिन ने बनाया। कब बनाया? 1927 में बनाया था। इस मापनी में रेबिन ने सरल से कठिन की ओर बढ़ते हुए प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स का प्रयोग किया और इस बुद्धि परीक्षण में किसी भी भाषा का विशेष प्रयोग नहीं किया गया। इसमें रेखा गणित की आकृतियों के द्वारा बालक की बुद्धि का मापन करने का प्रयास किया गया। इस बुद्धि परीक्षण को किसी भी भाषा या संस्कृति के लोगों पर इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए इसे भाषा मुक्त या संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्या, इस बुद्धि परीक्षण को रेबिन ने सन 1927 में बनाया था। इस मापनी में रेबिन ने सरल से कठिन की ओर बढ़ते हुए प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स का प्रयोग किया। इस बुद्धि परीक्षण में किसी भी भाषा का विशेष प्रयोग नहीं किया। इसमें रेखा गणित की आकृतियों के द्वारा बालक की बुद्धि का मापन करने का प्रयास किया गया और इस बुद्धि परीक्षण को किसी भी भाषा या संस्कृति के लोगों पर इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए इसे भाषा मुक्त या संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। तो भाषा मुक्त या संस्कृति मुक्त परीक्षण किसे जाना जाता है? रेबिन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स बुद्धि परीक्षण को माना जाता है। इस बुद्धि परीक्षण में 3 मापनियां बनाई गई थी। कुल मिलाकर के कितनी मापनियां बनाई गई थी? 3 मापनियां बनाई गई थी। अब मापनियां है कौन कौन सी, उसके बारे में अपने देखते हैं। पहली है स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। यह एक सामान्य मापनी है जो औसत दर्जे वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी है।
इस मापनी में 5 सेट और प्रत्येक सेट में 12 एकांश होते हैं, तो कुल सेट में एकांश की संख्या 60 होती है। यानी यह एक सामान्य मापनी है जो औसत दर्जे वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी मानी जाती है। इस मापनी में 5 सेट हैं, कुल 5 सेट हैं और प्रत्येक सेट में 12 एकांश होते हैं, तो कुल सेट में एकांश कितने हो गए? 60 हो गए, 12 पंजे 60। इसके बाद दूसरा है रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। यह मापनी मंद बुद्धि बालकों अथवा धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी है। इस मापनी में कुल 30 सेट और प्रत्येक सेट में 12 एकांश होते हैं, तो कुल सेट में एकांश की संख्या 36 होती है। यानी रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स में कहते हैं यह एक मापनी मंद बुद्धि बालकों तथा धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी है। इस मापनी में कुल 3 सेट होते हैं और प्रत्येक सेट में 12 एकांश होते हैं और कुल सेट एकांश कितने हो गए? 36 हो गए। ये था रंगीन प्रोग्रेसिव। अगला है उच्चतर प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। यह मापनी उच्च बुद्धि लब्धि वाले प्रतिभाशाली और सृजनशील बालकों के लिए अधिक उपयोगी है। इस मापनी में कुल 3 सेट है और प्रत्येक सेट में 12 एकांश होते हैं, तो कुल सेट में एकांश की संख्या कितनी होगी? 36 होगी। तो ये स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स के प्रकार हैं। उसके बाद अगला जो परीक्षण आता है वो आता है जालोटा। जालोटा बुद्धि परीक्षण, यह जालोट द्वारा बनाया गया था। ये ध्यान रखना, किसके द्वारा बनाया गया? जालोट द्वारा बनाया गया था, इसलिए इसका नाम जालोटा रखा गया। सामूहिक बुद्धि परीक्षण है ये, इसका प्रकार क्या है? सामूहिक है, ये ध्यान रखना। जालोट बुद्धि परीक्षण क्या है? सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि निम्न में से सामूहिक बुद्धि परीक्षण है, तो नीचे देंगे जालोट बुद्धि परीक्षण है। इस प्रकार अलग अलग है, तो ये अलग अलग परीक्षणों के नाम दे देंगे। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि कौन सा परीक्षण कैसा है। तो ये क्या है? ये सामूहिक बुद्धि परीक्षण है, शाब्दिक वाचिक वर्ग में सम्मिलित किया गया है। इसके अंतर्गत 7 क्षेत्रों से संबंधित कुल 100 प्रश्न होते हैं। इस परीक्षण का प्रयोग 11 से 16 वर्ष के व्यक्तियों पर होता है। किसके बच्चों? 11 से 16 व्यक्तियों पर होता है। इस बुद्धि परीक्षण की विश्वसनीयता बहुत अधिक है, यानी इस बुद्धि परीक्षण की विश्वसनीयता भी बहुत अच्छी है। तो इसके अंतर्गत 7 क्षेत्रों से संबंधित कुल 100 प्रश्न होते हैं। जालोटा परीक्षण में कितने प्रश्न है? कुल मिलाकर के 100 प्रश्न है। और कितने क्षेत्रों से हैं? 7 क्षेत्रों से। तो 7 क्षेत्रों से 100 प्रश्न इसके अंतर्गत रखे गए हैं। इस परीक्षण का प्रयोग 11 से 16 वर्ष के व्यक्तियों पर होता है। यानी इस परीक्षण का वर्ष कितने वर्ष से? 11 से 16 वर्ष के व्यक्तियों पे किया जा सकता है, इससे न तो कम और न ज्यादा नहीं हो सकता। तो 11 से 16 वर्ष के व्यक्तियों के लिए काफी उत्तम माना जाता है, अच्छा माना जाता है। इस बुद्धि परीक्षण की विशेषणता बहुत अच्छी है, यानी इसकी विशेषणता अच्छी है। अगला चौथा है गुड एनएफ ड्रा ए मैन बुद्धि परीक्षण। चौथा परीक्षण कौन सा आता है? गुड एनएफ ड्रा ए मैन बुद्धि परीक्षण। यह परीक्षण प्रसिद्ध महिला मनोचिकित्सक डॉक्टर गुड एनएफ ने मानसिक रोगियों को अस्पताल में उपचार देने से पहले उनकी बुद्धि को एक स्थल रूप जानकारी लेने के लिए सन 1936 में यह बुद्धि परीक्षण बनाया था। इस परीक्षण में वह रोगियों से एक मनुष्य का चित्र बनवाती थी और उस चित्र में अंगों के अनुपात के आधार पर वह बुद्धि का परीक्षण करती थी। सन 1963 में हैरिस नामक मनोवैज्ञानिकों में संशोधन किया और इसका नाम हैरिस ड्रो ए मैन बुद्धि परीक्षण कर दिया गया। तो ये इस प्रकार का ये गुड एनएफ ड्रो मैन ए बुद्धि परीक्षण ये एक महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला जो परीक्षण आता है वो काफी महत्वपूर्ण परीक्षण आता है, इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाटिया बुद्धि परीक्षण। भाटिया बुद्धि परीक्षण। इस बुद्धि परीक्षण को एस भाटिया ने सन 1955 में बनाया था। यानी किसने बनाया? एस भाटिया ने बनाया था। कब बनाया? सन 1955 में ये बनाया गया था। तो ये ध्यान रखना है अपने को, किसने बनाया? बुद्धि परीक्षण एस भाटिया ने 1955 में बनाया था। इसका उपयोग प्रत्येक प्रकार के प्राणियों पर कर सकते हैं। यह भी वैद्य या विश्वसनीय परीक्षण है। भाटिया परीक्षण भी क्या है? एकदम वैद्य और विश्वसनीय है। इसके बाद छठा आता है केटेल संस्कृति मुक्ति परीक्षण। छठा कौन सा आता है? केटेल संस्कृति मुक्ति परीक्षण। इस बुद्धि परीक्षण का निर्माण आर.वी. केटल के माध्यम से हुआ। इस बुद्धि परीक्षण में किसी प्रकार के सांस्कृतिक कारकों का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें मुख्यतया 3 मापनियां होती हैं। इसमें क्या होता है? इसमें मुख्यतया 3 मापनियां होती हैं। अगला आता है 7वां जोशी सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण है। 7वां क्या? जोशी सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण। इस परीक्षण के निर्माणकर्ता डॉक्टर एम.सी. जोशी हैं तथा 1960 में इसका प्रादुर्भाव हुआ। यह एक प्रकार का वाचिक परीक्षण है। इसमें कुल 100 प्रश्न बहुविकल्पीय दिए जाते हैं। इसका प्रयोग 12 वर्ष से 19 वर्ष तक
के बालकों पर किया जाता है और इसके प्रयोग में 20 मिनट का समय लगता है। इसके माध्यम से हम बुद्धि लब्धि ज्ञात कर सकते हैं। यानी भाटिया बुद्धि परीक्षण के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, बुद्धि परीक्षण बुद्धि लब्धि अपने ज्ञात कर सकते हैं। अगला जो टेस्ट आता है वो आता है वेसलर बुद्धि परीक्षण। वेसलर बुद्धि परीक्षण, यह परीक्षण काफी लोकप्रिय रहा है। यानी वेसलर बुद्धि परीक्षण वो काफी लोकप्रिय रहा है। इस परीक्षण के जो प्रतिपादक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डॉक्टर डेविड वेसलर ने 1937 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित बेलेव्यू अस्पताल में के वयस्क बच्चों हेतु एक अलग अलग परीक्षण तैयार किया। इस परीक्षण में वाचिक परीक्षण शाब्दिक शिक्षित व्यक्तियों के लिए उपयुक्त एवं इसमें कुल 7 उपमापनी का प्रयोग किया जाता था तथा अवाचिक क्रियात्मक परीक्षण अशाब्दिक शिक्षित व अशिक्षित दोनों प्रकार के व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है। इसमें कुल 7 उपमापनी का प्रयोग किया जाता था। दोनों प्रकार की सामग्रियां सम्मिलित की गई। इस परीक्षण में 1955 में संशोधन किया गया और यह परीक्षण 16 से 60 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए उपयुक्त है। यानी वेसलर जो बुद्धि परीक्षण है ये क्या है, 60 वर्ष तक की आयु के लिए उपयुक्त बनाता है। यह काफी लोकप्रिय रहा है। यह परीक्षण है, इस परीक्षण के प्रतिपादक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डॉक्टर डेविड वेसलर थे और इन्होंने अपने नाम पर वेसलर बुद्धि परीक्षण रखा था। कब किया गया था, 1937 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इसको किया गया था। स्थित बेलेव्यू अस्पताल वयस्क में बच्चों के अलग अलग परीक्षण तैयार किया है। इस परीक्षण में वाचिक परीक्षण, जिसको अपने शाब्दिक या शिक्षित कहते हैं, अपने व्यक्तियों के लिए उपयुक्त कुल 7 उपमापनी का प्रयोग किया जाता था। अतःवाचिक क्रियात्मक परीक्षण है, शाब्दिक अशिक्षित और शिक्षित व्यक्तियों प्रकार के व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है, उसमें कुल 7 उपमापनी का प्रयोग किया जाता था। दोनों प्रकार की सामग्रियां सम्मिलित की गई है। इस परीक्षण में 1955 में संशोधन किया गया। परीक्षण 16 से 60 वर्ष की आयु तक चलता रहा, के लिए उपयुक्त है ये। इसके बाद ये थे आपके बुद्धि के परीक्षण। इसके बाद है बुद्धि परीक्षणों का महत्व। यानी इन बुद्धि परीक्षणों का महत्व क्या है, महत्व पे अपने चर्चा करते हैं। पहला महत्व है, बुद्धि परीक्षणों का सबसे प्रमुख महत्व यह है कि इसके द्वारा व्यक्ति मानसिक योग्यता को जान अथवा ज्ञात कर सकता है। यानी इनके द्वारा व्यक्ति क्या है, मानसिक योग्यता को, मानसिक क्षमता को ज्ञात कर सकता है, जान सकता है। दूसरा क्या है, बालक व व्यक्तियों को उनकी क्षमता अनुसार कार्य चुनने का सुझाव दिया जा सकता है। यानी चाहे वो बालक और चाहे व्यक्ति हो, उनकी मानसिक क्षमता के अनुसार कार्य चुनने का यह सुझाव दिया जा सकता है। तीसरा जो हमारे सामने आता है वो आता है शिक्षक प्रशिक्षण हेतु विद्यार्थियों का चयन कर सकते हैं। यानी शिक्षक प्रशिक्षण हेतु क्या कर सकते हैं, विद्यार्थियों का चयन कर सकते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण है। चौथा है, विशेष प्रकार की शिक्षा अथवा हम कह सकते हैं कि व्यवसायिक शिक्षा के लिए सुयोग्य छात्र छात्राओं का चयन किया जा सकता है। यानी व्यवसायिक शिक्षा के लिए क्या सुयोग्य और छात्र छात्राओं का चयन कर सकते हैं अपने। और अगला है, बालकों को शिक्षा देने के लिए बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से उनकी योग्यता जानकर उचित अथवा सही सलाह दी जा सकती है। छठा, भविष्यवाणी करने के लिए उपयोगी है। छठा क्या है, भविष्यवाणी करने के लिए उपयोगी है। बुद्धि के घटक, बुद्धि के घटक। पहला है वास्तविक बुद्धि। पहला क्या है, वास्तविक बुद्धि। वास्तविक बुद्धि यानी इसको क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं, शॉर्ट में सीए कहते हैं। क्रोनोलॉजिकल एज यानी सीए वास्तविक बुद्धि। दूसरा है मानसिक आयु, मेंटल एज। दूसरा क्या है, मानसिक आयु है, मेंटल एज जिसको एमए कहते हैं। ये क्या कहते हैं, मेंटल एज एमए कहते हैं। इसका विचार सर्वप्रथम अल्फ्रेड बिने ने दिया। सन 1908 में मानसिक परीक्षण यानी मेंटल टेस्ट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1890 में कैटल ने किया था। मानसिक आयु, मेंटल एज, इसका विचार सर्वप्रथम अल्फ्रेड बिने ने दिया था। 1908 में मानसिक परीक्षण मेंटल टेस्ट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1890 में कैटल ने किया था। तो 1890 में मानसिक शब्द का प्रयोग होता है और किसने किया, 1908 सर्वप्रथम 1890 में कैटल ने किया था। इसके बाद तीसरा आता है बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि होता है इंटेलिजेंस क्वोटिएंट, आईक्यू। बुद्धि लब्धि शब्द का विचार टर्मन का है। बुद्धि लब्धि का शब्द का विचार किसका है, टर्मन का है, ये ध्यान रखना। बुद्धि लब्धि शब्द का विचार
ट्रमन किया था। बुद्धि लब्धि के सूत्र का निर्माण 1912 में जर्मनी के विलियम स्टर्न व कोलमान ने किया। बुद्धि लब्धि के सूत्र का निर्माण किसने किया? 1912 में हुआ था, विलियम स्टर्न और कोहलमान ने दिया था। मानसिक आयु और वास्तविक आयु, पहला क्या था? मानसिक आयु था और दूसरा क्या था? वास्तविक आयु था। तो एक तो मानसिक आयु था, दूसरा क्या था? वास्तविक आयु था। किसी भी व्यक्ति की वास्तविक आयु का अर्थ उस व्यक्ति के शारीरिक आयु से माना जाता है। यानी वास्तविक आयु से किसका संबंध आता है? शारीरिक आयु से इसका संबंध माना जाता है। इसके बाद टर्मन ने 1916 में इस सूत्र को संशोधित किया। यानी इसके बाद टर्मन ने 1916 में इस सूत्र को क्या किया? संशोधित करने का कार्य किया था। तो यहाँ अपने उस सूत्र के बारे में चर्चा करते हैं कि वो सूत्र था क्या जिसको बनाया गया था और उसके बाद संशोधन हुआ था। सूत्र बराबर क्या है? बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि बराबर क्या होगा? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा में 100। यानी बुद्धि लब्धि बराबर क्या होगा? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा में 100। यानी मेंटल एज अंग्रेजी में अपने कहें तो मेंटल एज या आईक्यू लिखे अपने तो क्रोनोलॉजिकल एज बटे रियल एज गुणा में 100। क्रोनोलॉजिकल बटा रियल एज गुणा में 100। तो ये अपने को क्या करना है? इन सूत्र पे अपने को ध्यान रखना है। आईक्यू बराबर मेंटल एज होता है और सी गुणा में 100 होता है। उदाहरणार्थ यदि कोई बालक 5 वर्ष का है और उसकी मानसिक आयु 4 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? बेसल वर्ष क्या? जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल कर देता है। यानी जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल कर देता है उसे क्या कहते हैं? बेसल वर्ष कहते हैं। टर्मिनल वर्ष, जिस आयु स्तर के प्रश्नों को बालक की जिस आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल नहीं कर पाता है, जिस आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल नहीं कर पाता है वह टर्मिनल वर्ष कहलाता है। तो बेसल वर्ष क्या कहते हैं? ध्यान रखना है। जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल कर देता है उसे क्या कहते हैं? बेसल वर्ष कहते हैं। और जिस आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल नहीं कर पाता है उसे क्या कहते हैं? टर्मिनल वर्ष कहलाता है। उसके बाद आगे आता है बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण। क्या आता है? बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण। अब वर्गीकरण क्या है? बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण टर्मन। यानी ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ आईक्यू है ये बाई टर्मन के अनुसार है। बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण किसके अनुसार है? टर्मन के अनुसार। ये ध्यान रखना, ये कई बार पूछ लेते हैं, यहाँ से प्रश्न अवश्य निकलता है। तो बहुत बार ये पूछा जाता है, इसलिए अपने ध्यान रखना। बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण किसने दिया? टर्मन का है। और क्या है यहाँ पे? बुद्धि लब्धि दर्शाई गई है, उसके बाद प्रतिशत बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। 140 से अधिक किसको बताता है? 2% प्रतिभाशाली बालक है, जीनियस जिसको कहते हैं। ये क्या होते हैं? टोटल के 2% होते हैं, जीनियस होते हैं 140 से ऊपर वाले। 120 से 139 7% अति श्रेष्ठ, अति प्रखर और अत्यंत तीव्र होते हैं। और अति कुशागर बुद्धि, उत्तम बुद्धि सुपीरियर होता है। 110 से 119 है, 16% तीव्र बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि या प्रखर बुद्धि, उत्तम एवरेज होता है। यानी 110 से 19 क्या है? 16% है तीव्र बुद्धि, 16% है तीव्र बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्तम। 90 से 109, 90 से 109 50% सामान्य बुद्धि अथवा एवरेज है। यानी 50% संख्या सबसे अधिक है, जो क्या है? 90 से 90 से अधिक है। 90 से 109 50% सामान्य बुद्धि, अच्छा एवरेज होता है। 90 से 89 16% मंद बुद्धि, मंगोलिज्म, बुद्धि परीक्षण, बुद्धि पिछड़ी बुद्धि होता है। 89 से 80 से 89 तक 16% होते हैं, मंगोलिज्म होते हैं। ये बुद्धि पिछड़ी बुद्धि होती है, यानी कि डल बैकवर्ड होते हैं। 70 से 79 7% क्षीण बुद्धि होती है और निर्बल बुद्धि वाले यानी फीड माइंडेड होते हैं। 7% क्या होती है? 7% क्षीण बुद्धि होता है, निर्मल बुद्धि होता है। 70 से कम ये 2% निश्चित क्षीण बुद्धि होती है, मोरॉन होता है। 70 से कम 2% निश्चित क्षीण बुद्धि, मोरॉन होता है। 51 से 69 अल्प बुद्धि मूर्ख बुद्धि होती है, मोरॉन होता है।
51 से 69 आलम बुद्धि मूर्ख बुद्धि होता है, और 26 से 50 मूड बुद्धि मूर्ख बुद्धि होता है, मॉडल। और 20 0 से 25 ये महामूर्ख होते हैं। 0 से 25 वाले क्या होते हैं, ये महामूर्ख होते हैं, जड़ बुद्धि वाले होते हैं। तो इस प्रकार ये जो टर्मन की तालिका है, यहाँ से क्यों से निकलते हैं, इस तालिका को अपने को ध्यान रखना है। 0 से 25 महामूर्ख जड़ बुद्धि होगी, 26 से 50 मंद बुद्धि मूर्ख बुद्धि होगी, 51 से 69 अलग बुद्धि मूर्ख बुद्धि होगी, 70 से कम 2% निश्चित क्षीण बुद्धि होती है, और 70 से 79 7% क्षीण बुद्धि निर्बल बुद्धि होती है, 80 से 89 16% मंगोलिज्म बुद्धि पिछड़ी बुद्धि होती है, डल होता है, और 90 से 109 50% सामान्य बुद्धि अच्छा एवरेज होता है, और 110 से 119 16% तीव्र बुद्धि श्रेष्ठ बुद्धि प्रखर बुद्धि होता है, और 120 से 139 7% अति श्रेष्ठ अति प्रखर अत्यधिक तीव्र होता है, सागर अति उत्तम बुद्धि होती है, और 140 से अधिक 2% प्रतिशत बुद्धि 2% प्रतिभाशाली बुद्धि होती है। इसके बाद इस संसार में 50% लोगों की बुद्धि लब्धि 90 तथा 100 के मध्य सामान्य, 16% बुद्धि लब्धि तीव्र बुद्धि, 16% से मंद बुद्धि, 7% अति प्रखर और 7% निर्बल बुद्धि, 140 से ऊपर मात्र 2% लोग था अलग बुद्धि वाले 2% लोग होते हैं। पिछड़ा बालक कक्षा में, पिछड़ा बालक क्या होता है, पिछड़ा बालक कक्षा में और छात्रों से पीछे रहता है, तो समस्यात्मक बालक के व्यवहार में ऐसी होगी। असामान्य बात जो समस्या बन जाती है, समस्यात्मक बालक कहलाता है। मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि 80 से कम मानी जाती है, और मंद बुद्धि बालकों को उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था भी होनी चाहिए। इसके बाद आगे आता है सांवेगिक बुद्धि, यानी सांवेगिक बुद्धि क्या है उसके बारे में अपने चर्चा करते हैं। इसके बाद आता है संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी संवेगात्मक बुद्धि है, यहाँ से भी क्वेश्चन निकलता है, तो इसको भी अपने को ध्यान से पढ़ना है कि संवेगात्मक बुद्धि क्या है। वर्तमान युग में संवेगात्मक बुद्धि का संबंध जीवन के अनेक महत्वपूर्ण पक्षों से माना जाता है। सर्वप्रथम हमें संवेगात्मक बुद्धि को समझने से पहले संवेगों को जानना अति आवश्यक है। अतः संवेग शब्द अंग्रेजी भाषा के इमोशनल शब्द का ही हिंदी रूपांतरण माना जाता है, तथा इस इमोशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एक शब्द इमोवियर से मानी जाती है। यहाँ यानी संवेग शब्द की उत्पत्ति की यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है, इस बात को अपने को समझना है अच्छी प्रकार से कि जो संवेगात्मक बुद्धि है यानी इमोशनल है, ये इमोशनल शब्द कैसे बना। तो इमोशनल शब्द का एक हिंदी रूपांतरण माना जाता है संवेग। इस इमोशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की, या भाषा का ध्यान रखना कौन सी है, लैटिन भाषा। लैटिन भाषा का एक शब्द है इमोवियर, क्या शब्द है, इमोवियर, तो इसी इमोवियर से मानी जाती है, जिसको हम व्यक्ति की उत्तेजित दशा के लिए प्रयोग में लाते हैं। संवेग दो प्रकार के माने जाते हैं, सकारात्मक सुखद संवेग, नकारात्मक दुखद संवेग। तो इस प्रकार संवेग शब्द के बारे में आप समझ गए होंगे, एक बार दोबारा पुनः देख लीजिए। जो संवेग शब्द है वो इमोशनल, अंग्रेजी के इमोशनल शब्द का हिंदी रूपांतरण संवेग है, और ये जो इमोशनल शब्द है ये इस इमोशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवियर शब्द से हुई है। यानी लैटिन भाषा का शब्द कौन सा है, इमोवियर, इमोवियर से मानी जाती है, जिसको हम व्यक्ति की उत्तेजित दशा, अब इस लैटिन भाषा में इसका अर्थ क्या होता है, व्यक्ति की उत्तेजित दशा के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो इस प्रकार हम यूं भी कह सकते हैं कि व्यक्ति की एक क्षणिक उत्तेजित दशा होती है, वो संवेग का रूप होती है। संवेगों के यहाँ दो प्रकार माने गए हैं, पहला है सकारात्मक सुखद संवेग, दूसरा है नकारात्मक दुखद संवेग। अतः संवेगात्मक बुद्धि से हमारा अभिप्राय व्यक्ति की उस समग्र क्षमता से माना जाता है जो उसे उसकी विचार प्रक्रिया का सदुपयोग करते हुए खुद के तथा अन्य के संवेगों को जानने समझने तथा अच्छी तरह से प्रबंधन करने में उसकी सहायता करती है।
यानी अपने यूँ कह सकते हैं कि संवेगात्मक बुद्धि से हमारा मतलब ये है कि व्यक्ति की उस समग्र क्षमता से माना जाता है जो उसे उसकी विचार प्रक्रिया का सदुपयोग करते हुए खुद के तथा अन्य के संवेगों को जानने, समझने तथा अच्छी तरह से प्रबंधन करने में उसकी सहायता करती है। यानी खुद को जानने, खुद को समझने, अच्छी तरह से प्रबंधन करने से उसकी सहायता करती है। जॉन डीवी मेयर तथा पीटर सेलावे के अनुसार संवेगात्मक बुद्धि को एक ऐसी क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिससे 4 विभिन्न रूपों में संवेगों को उचित दिशा देने में मदद मिले, यथा संवेग विशेष का प्रत्यक्षीकरण करना, उसका अपनी विचार प्रक्रिया में समन्वय करना और उसे समझना तथा उसका प्रबंधन करना। तो यहाँ पे यानी 4 विभिन्न रूपों में संवेगों को उचित दिशा देने में मदद मिले तथा संवेग विशेष का प्रत्यक्षीकरण करना, उसका उसका अपनी विचार प्रक्रिया में समन्वय करना, उसे समझना तथा उसका प्रबंधन करना। तो ये 4 चीजें संवेग से संबंधित मानी जाती है कि संवेगों का इस प्रकार अपने नियंत्रण कर सकते हैं, प्रकटीकरण किया जा सकता है। इसके बाद आता है संवेगात्मक बुद्धि की उपयोगिता। यानी संवेगात्मक बुद्धि की उपयोगिता क्या है? संवेगात्मक बुद्धि की उपयोगिता पहली है अपने आप को समर्थ बनाने तथा सुखद परिस्थितियों हेतु मार्गदर्शिका के रूप में। पहली क्या है? अपने आप को समर्थ बनाने तथा सुखद परिस्थितियों हेतु मार्गदर्शिका के रूप में। दूसरी है कार्य विशेष से संबंधित निपुणताओं तथा दक्षताओं में सफलता दिलाने में उपयोगी है। यानी कार्य विशेष से संबंधित निपुणताओं तथा दक्षताओं में सफलता दिलाने में उपयोगी है। तीसरी है संवेगों के उचित प्रबंधन हेतु। यानी तीसरी है संवेगों के उचित प्रबंधन हेतु। और चौथी है सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में उपादेयता। यानी सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में उपादेयता। पांचवी है जीवन को सुखमय व शांतिप्रिय बनाने में सहायक। यानी जीवन को सुखमय व शांतिप्रिय बनाने में सहायक। और छठी है कोई व्यक्ति जीवन में कहाँ तक सफल होगा उसकी भविष्यवाणी के रूप में। छठी है कोई व्यक्ति जीवन में कहाँ तक सफल होगा उसकी भविष्यवाणी के रूप में। तो इस प्रकार संवेगात्मक बुद्धि की जो उपयोगिता है वो हमें इस प्रकार अपने दिख सकते हैं। नंबर 1 अपने आप को समर्थ बनाने तथा सुखद परिस्थितियों हेतु मार्गदर्शिका के रूप में। नंबर 2 कार्य विशेष से संबंधित निपुणताओं तथा दक्षताओं में सफलता दिलाने में उपयोगी है। नंबर 3 संवेगों के उचित प्रबंधन हेतु। नंबर 4 सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में उपादेयता। नंबर 5 जीवन को सुखमय व शांतिप्रिय बनाने में सहायक है। और नंबर 6 कोई व्यक्ति जीवन में कहाँ तक सफल होगा उसकी भविष्यवाणी के रूप में। आगे आता है संवेगात्मक बुद्धि के विकास हेतु निर्धारित उपाय। संवेगात्मक बुद्धि के विकास हेतु निर्धारित उपाय। संवेगात्मक बुद्धि के विकास हेतु निर्धारित उपाय क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला उपाय है दूसरों की बातों को धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए ताकि उनके संवेगों को जानकर समझ सकते हैं। दूसरों की बातों को धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए ताकि उनके संवेगों को जानकर समझ सकते हैं। दूसरा आदर्श मॉडल के रूप में प्रस्तुतिकरण करके। यानी अगला क्या है? आदर्श मॉडल के रूप में प्रस्तुतिकरण करके। तीसरा उचित सामाजिक कौशलों का विकास करके। यानी उचित सामाजिक कौशलों का विकास करके। चौथा अपने संवेगों तथा भावनाओं को उद्देश्य प्राप्ति के लिए एक अच्छे प्रेरक के रूप में उपयोग करके। अपने संवेगों तथा भावनाओं को उद्देश्य प्राप्ति के लिए एक अच्छे प्रेरक के रूप में उपयोग करके। और पांचवा गलत भावनाओं पर प्रतिबंध लगाएं। यानी गलत भावनाओं पर प्रतिबंध लगाएं। और छठा दूसरे संवेगों का प्रत्यक्षीकरण करके। तो इस प्रकार
संवेगात्मक बुद्धि के विकास हेतु निर्धारित उपाय है। पहला है, दूसरों की बातों को धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए ताकि उनके संवेगों को जानकर समझ सकते हैं। दूसरा, आदर्श मॉडल के रूप में प्रस्तुतिकरण करके। तीसरा, उचित सामाजिक कौशलों का विकास करके। चौथा, अपने संवेगों तथा भावनाओं को उद्देश्य प्राप्ति के लिए एक अच्छे प्रेरक के रूप में उपयोग करके। पांचवा, गलत भावनाओं पर प्रतिबंधन लगाएं। और छठा, दूसरे संवेगों का प्रत्यक्षीकरण करके। तो इस प्रकार अपने संवेगात्मक बुद्धि के विकास हेतु ये किया जा सकता है। अगला है, संवेगात्मक बुद्धि के बारे में ये भी जानिए। यानी यहाँ संवेगात्मक बुद्धि के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं और इन तथ्यों में से एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, रिपीट किए हुए चीजें हैं, मुख्य मुख्य चीजें यहाँ पे रखी गई है। यानी चाहे वो आपका रीट है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, सी टेट है, एच टेट है, तो इन सभी एग्जाम में ये तथ्य बहुत बार पूछे गए हैं, रिपीट भी हुए हैं, बार बार पूछे गए हैं। तो संवेगात्मक बुद्धि से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, उसको अपने को याद रखनी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन निकलता है। तो पहले में अपने क्या रखना है, ध्यान रखें, स्वयं के संवेगों को समझने, दूसरों के संवेगों को समझने, स्वयं के संवेगों को नियंत्रण करने और संवेगों के साथ व्यवहार करने की योग्यता को संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं। अब यहाँ पे एक बात हमारे सामने आती है, संवेगात्मक बुद्धि किसे कहते हैं, तो ये अपने को स्वयं के संवेगों को समझने, दूसरे के संवेगों को समझने एवं स्वयं के संवेगों को नियंत्रण करने और संवेगों के साथ व्यवहार करने की योग्यता को क्या कहते हैं, संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं। तो संवेगात्मक बुद्धि का हमें पता होना चाहिए। दूसरा है, ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो संवेगात्मक बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग था 1990 में अमेरिकन प्रोफेसर डॉक्टर जॉन मेयर तथा पीटर सेलावी ने किया था। यानी यहाँ अपने को क्या करना है, ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो संवेगात्मक बुद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग 1990 में अमेरिकन प्रोफेसर डॉक्टर जॉन मेयर तथा पीटर सेलावे ने किया था। तो कब किया गया था, 1990 में। किसने किया, जॉन मेयर तथा पीटर सेलावे ने। तो ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। तीसरा, वर्तमान में यह संवेगात्मक बुद्धि सर्वत्र चर्चित रही, उसका श्रेय अमेरिका मनोवैज्ञानिक डेनियल गोलमैन को जाता है। यानी वर्तमान में संवेगात्मक बुद्धि सर्वत्र चर्चित रही, उसका श्रेय अमेरिकन मनोवैज्ञानिक डेनियल गोलमैन को जाता है। यानी उसका श्रेय किसे जाता है, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक डेनियल गोलमैन को जाता है। ये ध्यान रखना, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे डेनियल गोलमैन, उनको इसका पूरा पूरा श्रेय जाता है। चौथा है, डेनियल गोलमैन ने 1995 में अपनी पुस्तक संवेगात्मक बुद्धि, यानी ध्यान रखना पुस्तक के बारे में पूछ लिया जाता है, क्या है, डेनियल गोलमैन ने 1995 में अपनी पुस्तक संवेगात्मक बुद्धि, उनकी पुस्तक क्या थी, संवेगात्मक बुद्धि थी, बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों, संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों। तो ये उनकी पुस्तक का नाम था। ये कब लिखी गई थी, 1995 में। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों, ये उसकी पुस्तक का पूरा नाम था। और अंग्रेजी में, इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट कैन मैटर मोर देन IQ। यानी इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट कैन मैटर मोर देन IQ प्रकाशित की थी इन्होंने। क्या किया था, इस पुस्तक का उन्होंने प्रकाशन किया था। तो यहाँ अपने को इन पुस्तक का नाम याद रखना है कि डेनियल गोलमैन की 1995 में प्रकाशित पुस्तक कौन सी थी, और कई बार इसका सन भी पूछ लेते हैं, तो 1995 में ये प्रकाशित हुई थी। पांचवा, डॉक्टर डेनियल गोलमैन की अन्य पुस्तकों में से मुख्य पुस्तकें इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट कैन बेटर देन IQ एंड वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस, ये दो पुस्तक इनकी महत्वपूर्ण है। एक तो इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट कैन बेटर देन IQ, और दूसरी है वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस, वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस। ये दोनों पुस्तकें काफी महत्वपूर्ण है डेनियल गोलमैन की।
तो ये ध्यान रखना इन पुस्तकों की, दोनों पुस्तकें किसकी है? डेनियल गोलमैन की है। तो डेनियल गोलमैन के द्वारा ये पुस्तकें लिखी गई थी, इन पुस्तकों का अपने को ध्यान रखना है। अगला है संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य है अपने तथा दूसरों की भावनाओं को जानने, समझने तथा उनका उचित प्रबंधन करने से है। तो इस प्रकार संवेगात्मक बुद्धि का तात्पर्य किससे है? अपने तथा दूसरों की भावनाओं को जानने, अपनी तथा दूसरों की भावनाओं को जानने, समझने और उनका उचित प्रबंधन करने से है। सातवां, संवेगात्मक बुद्धि का सूत्र गोलमैन ने बनाया। संवेगात्मक बुद्धि का सूत्र किसने बनाया? गोलमैन ने बनाया था, ये ध्यान रखना। संवेगात्मक बुद्धि का सूत्र किसने बनाया था? गोलमैन ने बनाया था। तो ये कई बार क्या होता है, संवेगात्मक बुद्धि के सूत्र को भी पूछ लेते हैं। तो इसीलिए आपने संवेगात्मक बुद्धि के सूत्र के बारे में ध्यान रखना है कि संवेगात्मक बुद्धि का सूत्र बनाया किसने था? तो वो गोलमैन ने बनाया था। सूत्र क्या है? EQ। EQ का मतलब होता है इमोशनल क्यूटेंट। तो EQ बराबर संवेगात्मक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा में 100। ये इसका क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस का सूत्र है, जिसे गोलमैन ने बनाया था। या EQ संवेगात्मक बुद्धि, EQ बटे CA गुणा में 100, यानी संवेगात्मक बुद्धि। उदाहरण, एक बालक की संवेगात्मक आयु 15 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो बालक का EQ होगा। तो यहाँ EQ बराबर अपने देख लो 15 गुणा में 100 माइनस 150 बराबर कितना आ गया? 10। यानी ये इस प्रकार 10 आएगा। हे ने संवेगात्मक बुद्धि के 4 तत्व बताए हैं। किसने बताए हैं? हे ने। ये ध्यान रखना, कई बार ये भी पूछ लेते हैं। हे ने संवेगात्मक बुद्धि के 4 तत्व बताए हैं। किसने बताए? हे ने बताए। स्व जागरूकता नंबर 1, स्व जागरूकता। नंबर 2, सामाजिक जागरूकता। नंबर 3, स्व प्रबंधन। नंबर 4, संबंध प्रबंधन। तो इस प्रकार ये हे के द्वारा ये 4 तत्व बताए थे। हे ने बुद्धि के 4 तत्व कौन से बताए? स्व जागरूकता, सामाजिक जागरूकता, स्व प्रबंधन और संबंध प्रबंधन। छठा है जीवन को सुखमय व शांति प्रिय बनाने में सहायक होती है। ये क्या है? जीवन को सुखमय और शांति प्रिय बनाने में इसका योगदान होता है। तो यहाँ अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक तो डेनियल गोलमैन के सूत्र का ध्यान रखना है। EQ बराबर संवेगात्मक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा में 100, ये इसका सूत्र होता है। और इसका जब मान होता है, जैसे जैसे यहाँ पे लिखा कि संवेगात्मक आयु 15 वर्ष है, तो ऊपर संवेगात्मक आयु 15 आप ना मान रख लीजिए, बटा नीचे क्या वास्तविक आयु है, तो वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो या 10 वर्ष लिख लीजिए। और गुणा में 100 है, तो बराबर गुणा में 100 लगा दीजिए। तो यहाँ 10 10 10 150, ठीक है। और 150, तो इस प्रकार अपने क्या संवेगात्मक बुद्धि अपने निकाल सकते हैं। हे ने संवेगात्मक बुद्धि, हे ने संवेगात्मक बुद्धि के 4 तत्व बताए हैं। स्व जागरूकता, सामाजिक जागरूकता, स्व प्रबंधन और संबंध प्रबंधन। जीवन को सुख में शांति प्रिय बनाने में सहायक होती है। यानी संवेगात्मक बुद्धि जीवन को सुख प्रिय और शांति प्रिय बनाने में बड़ी सहायक होती है। अब महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अपने को जानना है, ये भी अपने को जानना है। शिक्षा लब्धि, शिक्षा लब्धि यानी एजुकेशन कंटेंट, शैक्षिक योग्यताओं को मापने की इकाई शिक्षा लब्धि कहलाती है। शिक्षा लब्धि क्या कहलाती है? शैक्षिक योग्यताओं को मापने की इकाई शिक्षा लब्धि कहलाती है। सिरिल बर्ट के अनुसार शिक्षा लब्धि का सूत्र, अब शिक्षा लब्धि का सूत्र किसने दिया? सिरिल बर्ट ने दिया था। शैक्षिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा में 100, यानी EQ इमोशनल क्यूटेंट बराबर शैक्षिक आयु एजुकेशन क्यूटेंट, ई का क्या? एजुकेशन क्यूटेंट बटे वास्तविक आयु क्रोनोलॉजिकल एज गुणा में 100। तो इस प्रकार ये शैक्षिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा में 100। एक बालक की वास्तविक आयु कितनी है? 10 वर्ष है। तो सूत्र क्या है? सूत्र क्या है? EQ बटे CA
गुणा में 100, ये है सूत्र। EQ क्या है? एजुकेशनल क्यूटेंट। तो यहाँ वास्तविक आयु 10 वर्ष है, क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है यहाँ? 10 वर्ष है। और शैक्षिक आयु कितनी है? 13 वर्ष है। हिंदी में 10 वर्ष, विज्ञान में 11 वर्ष, संस्कृत में 9 वर्ष और अंग्रेजी में 12 वर्ष है। तो बालक की शिक्षा लब्धि होगी। तब इसको अलग अलग निकाल लो आप। यदि आप उसमें गणित की निकालो, अपने एक बालक की वास्तविक आयु 10 वर्ष है, उसकी गणित में 13 वर्ष है, तो गणित की 10 गुणा में 100, तो ये कितनी होगी? 130। तो गणित में बालक क्या है? 130 IQ आ रही है। तो इसका मतलब गणित में बालक कब होशियार है। यहाँ अलग अलग अपने चर्चा करेंगे। जिस प्रकार गणित की निकाली तो 130 आई, तो यहाँ पे 130 है, इसका मतलब गणित में बच्चा क्या है? प्रतिभाशाली है। यहाँ गणित की शैक्षिक आयु तो वही आती है 130, इसका मतलब होशियार है। हिंदी की शैक्षिक आयु, अब वास्तविक आयु कितनी है? 10 वर्ष। और हिंदी की जो मानसिक आयु है वो कितनी है? हिंदी में कितनी दे रखी है यहाँ पे? गणित की 13 वर्ष है, हिंदी में 10 वर्ष दे रखी है। तो 10 वर्ष दे रखी है, तो अपने यहाँ पे हिंदी की 10 वर्ष बटे वास्तविक 10 वर्ष गुणा में 100, 10 दाया 100 बरोबर कितनी आ गई? 100 आ गई। तो ये 100 आ गई, तो 100 का मतलब इसमें सामान्य बालक है, क्योंकि 90 से 110 वाला क्या होता है? सामान्य होता है। तो हिंदी में बच्चा क्या है? सामान्य है। उसके बाद विज्ञान की शैक्षिक आयु आ जाती है। तो विज्ञान की कितनी आती है देख लो आप। यहाँ पे 11 है विज्ञान की, 11 बटा वास्तविक 10 है गुणा में 100, तो 110 आती है। तो 110 वाला भी क्या है? सामान्य बुद्धि का है। तो इस प्रकार यहाँ गणित की आगे, हिंदी की आगे और विज्ञान की आगे। इसी प्रकार संस्कृत की 9 दे रखी है, तो 9 बटा 10 गुणा में 100, यहाँ पे निकाले कितनी आ गई? 90। इसका मतलब जो 90 से 110 है वो क्या है? सामान्य में आता है। तो यहाँ पे संस्कृत में भी क्या है बच्चा? सामान्य है। तो ये सामान्य आता है। उसके बाद अंग्रेजी की आयु 12 है, तो अंग्रेजी की अपने निकाल लो। 12 बटा 10 गुणा में 100, 10 दाया 100, 12 गुणा दाया 120, तो 120 आती है। तो 120 में क्या होगा? ये प्रतिभाशाली होगा। तो क्योंकि 120 से प्रतिभाशाली आता है, तो यहाँ अंग्रेजी में बच्चा क्या है? प्रतिभाशाली है। अब कुल शैक्षिक आयु जोड़ दो, टोटल की जोड़ दो प्रत्येक विषय की। गणित में 130, बाद में 100, 110, 90, 120, टोटल कितनी होगी? 550। टोटल 550 होती है। और औसत शिक्षा लब्धि, अपने निकालें, तो यहाँ विषय कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 का भाग दे लो, तो कितनी आ गई? 110। यानी टोटल अपने औसत निकालें तो 110 आता है। कहने का मतलब ये 90 से 110 सामान्य स्तर का विद्यार्थी यहाँ पे है। औसत सामान्य स्तर की आती है, और कुछ सब्जेक्ट में क्या है? प्रतिभाशाली भी है और औसत स्तर का भी है। तो इस प्रकार शैक्षिक लब्धि अपने निकाल सकते हैं, ये अपने को ध्यान रखना। तो कई बार क्या होता है कि बार बार इसे बुद्धि लब्धि का पूछा जाता है, तो शैक्षिक लब्धि का और सामयिक लब्धि का भी यहाँ पे भी पूछा जा सकता है, ये भी ध्यान रखना। सामयिक का भी आप पूछा है, शैक्षिक का भी पूछा जा सकता है। उसके बाद आगे है शारीरिक लब्धि, यानी फिजिकल लब्धि, फिजिकल कंटेंट, शारीरिक लब्धि। तो शारीरिक, जिस प्रकार अपने अभी शैक्षिक लब्धि के बारे में चर्चा की, ऐसे शारीरिक लब्धि भी निकाल सकते हैं। शारीरिक योग्यताओं को मापने की इकाई शारीरिक लब्धि कहलाती है। क्या कहलाती है? शारीरिक योग्यताओं को मापने की इकाई शारीरिक लब्धि कहलाती है। और शारीरिक लब्धि का सूत्र क्या होता है यहाँ पे देख रहे हैं? देखें तो शारीरिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा में 100, यानी PQ फिजिकल क्यूटेंट बटे CA क्रोनोलॉजिकल एज गुणा में 100। ये क्या है? शारीरिक आयु का सूत्र है। अब एक उदाहरण लेते हैं। एक बालक की वास्तविक आयु 10 वर्ष है। अब सूत्र क्या है? वास्तविक आयु बटा में है, और उसकी शारीरिक आयु 5 वर्ष है। तो अब सूत्र में डाल दो। यदि अपने इसकी शारीरिक लब्धि निकालें, तो शारीरिक आयु कितनी है? 5 वर्ष बटा वास्तविक आयु कितनी है? 10 वर्ष, और गुणा में 100। तो इस प्रकार ये कितनी आ गई? 10 दया 100, 10 10 पंजा 50, ये कितनी आती है? 50 आती है। तो यहाँ कितनी आ गई? शारीरिक लब्धि 50 आएगी। तो इस प्रकार अपने क्या है? ऐसे अपने शारीरिक लब्धि भी अपने निकाल सकते हैं।
ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग। तो यहाँ इस प्रकार ब्रीफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग, तो ब्रीफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग भी होती है। ये अभी जो उदाहरण दिया गया है ब्रीफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग का है, क्योंकि शारीरिक जब परीक्षण आप करते हैं तो उसमें इसी प्रकार के टेस्ट है वो इजाद किए जाते हैं। तो इंटेलिजेंस टेस्टिंग इज इन द नेक्स्ट रूम। तो यहाँ पे इंटेलिजेंस टेस्टिंग रूम, यहाँ से यहाँ पे हाय वेयर डू आई गो टू टेक द इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी अपने इस इंटेलिजेंस टेस्ट के रूम के अंदर चलते हैं। तो इसी रूम के अंतर्गत यहाँ पे ये इंटेलिजेंस टेस्टिंग हो रही है। तो इस प्रकार इंटेलिजेंस टेस्टिंग भी, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग भी होती है। तो आई हैव डन ऑफ द बेटर ऑन द इंटेलिजेंस टेस्ट, बट आई वाज क्लोज टुवर्ड्स इंटेलिजेंस पीपल। तो इस प्रकार यानी एक इंटेलिजेंस पीपल के बारे में इस प्रकार इंटेलिजेंस टेस्ट लेकर के अपने इंटेलिजेंट का पता लगा सकते हैं, कौन कितना इंटेलिजेंट है। तो बुद्धि के बारे में पता लगाया जा सकता है किस तरह की बुद्धि का है। और अभी अपने पीछे इसी वीडियो के अंतर्गत ट्रमन की बुद्धि के बारे में हमने देखा था कि ट्रमन की बुद्धि की जो तालिका दी गई है, उन्होंने इस प्रकार 80 से 89 तक उन्होंने निम्न बुद्धि वाले विद्यार्थी माना है। और इसी प्रकार इसके बाद आगे 90 से 110 है वो सामान्य बुद्धि वाला माना है। और 110 से 120 तक उच्च बुद्धि वाला माना है। और 120 से 140 तक अति उच्च बुद्धि वाला माना जाता है। और 140 है वो प्रखर बुद्धि वाला, जिसको गॉड गिफ्ट कहते हैं। तो इस प्रकार ये ट्रमन की तालिका है, जिसके अनुसार जो मान आता है अपने टेस्ट के अनुसार, उसी टेस्ट का मान अपने वहाँ इसकी तालिका में देखते हैं। और तालिका से पता लगाता है कि बालक की बुद्धि लब्धि कितनी है, और उसी के आधार पर उसको क्या है, शिक्षण कार्य करवाया जा सकता है। तो शिक्षण कार्य में बुद्धि लब्धि का बहुत बड़ा योगदान है। तो इस प्रकार अपने बुद्धि लब्धि आज की इस क्लास के अंतर्गत अपने बुद्धि के जो पिछली क्लास से छूट गए थे वो सिद्धांत रहे, उन सिद्धांतों के बारे में हमने पढ़ा। और इसके अलावा बुद्धि परीक्षण रहे, यानी जो बुद्धि परीक्षण है वो किस प्रकार है, कितने प्रकार है उनके, कौन कौन से बुद्धि परीक्षण है, किसने बुद्धि परीक्षण इजाद किए, किसने कौन सा किया, ये तमाम इससे संबंधित जानकारी हमारी इस क्लास के अंतर्गत रही। और मैं आप सभी से आशा करता हूँ कि आप क्लास का पूरा भरपूर आप आनंद लेते होंगे, फायदा उठाते होंगे, क्योंकि अभी तुरंत ही आपका रीट का एग्जाम है। तो आपके रीट के एग्जाम के लिए ये शॉर्ट में जो नोट्स जो मैं आपको यहाँ पे उसकी नोट्स को डाल रहा हूँ, शॉर्ट में जो कंटेंट डाल रहा हूँ, शॉर्ट में जो तथ्य डाल रहा हूँ, जो एग्जाम से महत्वपूर्ण है उसी महत्वपूर्ण तथ्यों को यहाँ पे डाला जा रहा है। तो उसका आप शॉर्ट में ये नोट्स बना करके आप उसका फायदा उठाएंगे, और रीट में आपके अधिक से अधिक अंक आप लेकर के आएंगे। तो इसीलिए आप पूरी क्लास को लगाएं, स्किप न करें, समय दें क्लास को, समझें, समझने के साथ 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 में नोट्स भी बनाएं। और जब ये दो काम आप कर लेते हैं, जब आप समझ लेते हैं और नोट्स अपने बना लेते हैं, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि साइकोलॉजी के जो एग्जाम में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं टोटल, यानी 40 नंबर की जो आती है, तो उसमें आप 20 में से 20 क्वेश्चन करके आएंगे और ये 40 नंबर आप पक्के कर लेंगे। और जब साइकोलॉजी में यदि 40 नंबर आप पक्के कर लेते हैं, मैं तो कहता हूँ यदि आप 38 यानी 36 से 40 के बीच में भी आपका स्कोर रहता है, तो आप एक बहुत अच्छी स्थिति के अंतर्गत होंगे, आप एक अच्छे कंपटीटर के रूप में आप रहेंगे। और आपका चयन है उसको कोई रोक नहीं सकता, आपका चयन अवश्य होगा। तो इसीलिए आप इन क्लासों को आप लगाइए, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि हम किसी क्लास के प्रति हमारा विश्वास होना चाहिए। जब तक हमें विश्वास नहीं होगा, हम विश्वास व्यक्त नहीं करेंगे, तब तक हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। चाहे आप कितनी क्लासों के पीछे भागते रहें, कहीं भी भागते रहें, किसी किताब के पीछे भागते रहें, किसी क्लास के पीछे भागते रहें। और आजकल आपको पता है कि एक कोचिंग के नाम पे लोगों ने दुकानें खोल रखी हैं। तो आप चाहे उन दुकानों में आप घूमते रहिए, वहाँ पैसे लुटाते रहिए, क्योंकि वहाँ आपको इतनी भारी भरकम फीस आपको आपसे ली जाती है। और वहाँ वहाँ आपको जल्दी जल्दी आपका बैच निकाल के आपको फ्री कर दिया जाता है। तो इस प्रकार अपने को क्या करना है कि समझना है, हमें विश्वास व्यक्त करना पड़ेगा। कहीं पे भी आप विश्वास व्यक्त कर लें, तो यहाँ पे जो आपको पूर्ण सिलेबस में यहाँ पे फर्स्ट इकाई से लेकर के लास्ट एंड तक जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे वो रीट के हों, आरपीएससी के हों, फर्स्ट ग्रेड के हों, सारे टॉपिक्स यहाँ पे रहने वाले हैं। कोई भी चीज़ छोड़ने वाला नहीं हूँ।
प्रत्येक चीज़ यहाँ पे क्लियर की जा रही है। पूरा सिलेबस आपका हो जाएगा, मात्र मुश्किल से 20-25 क्लासें होगी। तो 20-25 घंटों के अंतर्गत यदि आपका साइकोलॉजी का सिलेबस हो जाता है तो इससे और बेहतर क्या हो सकता है, इससे शॉर्ट और क्या हो सकता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्जाम में आए हुए बार बार तथ्यों को भी रखा गया है, आने वाले तथ्यों को भी रखा गया है, किसी विषय वस्तु को छोड़ा भी नहीं गया है, विषय वस्तु को पूर्ण रूप से कवर किया गया है। तो इसलिए अपने को क्या है, विश्वास के साथ क्लास लगानी पड़ेगी, तब जाकर के अपने इसको कवर कर पाएंगे और इसको अच्छी प्रकार से अधिगम कर पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस क्लासों का फायदा मिल रहा होगा और आप फायदा उठा रहे होंगे। आप तो फायदा उठाएं, अपने जो और साथी हैं उनको भी आप लिंक शेयर करें, ताकि वो भी जो छात्र छात्रा है वो निःशुल्क रूप से इन क्लासों का फायदा उठा सके। क्योंकि यहाँ आपके कोई पैसे लगने वाले नहीं है, निःशुल्क रूप से आपके नोट्स बनते जा रहे हैं, निःशुल्क रूप से आपका कोर्स होने वाला है। और इसके कोर्स होने के बाद तुरंत इसके बाद मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप की भी क्लासें लेकर के आऊँगा, यानी टेस्ट रहेंगे आपके, वो भी निःशुल्क रहेंगे। तो सारे टॉपिक से अपने टेस्ट भी करेंगे, ताकि टेस्ट से भी हमें पता चल जाएगा अभी कहाँ से आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कौन से टॉपिक आपका कमज़ोर है, ताकि उसका पुनः रिवाइज हम अपने करेंगे। तो रिवाइज भी हमारे यहाँ पे रिवाइज की भी क्लासें आपकी आएंगी। आपके जो डाउट हैं उसके डाउट क्लासें भी आपके यहाँ पे लगेंगी। तो प्रत्येक दृष्टि से यहाँ पे आपको तैयारी का जो प्लेटफॉर्म है वो उपलब्ध होगा। तो इसलिए आप क्लास अवश्य लगाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि नए आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और प्रत्येक क्लास का फ़ायदा आप तुरंत उठा सकें। इसी के साथ आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, आपकी तैयारी अच्छी हो। एग्ज़ाम के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका सिलेक्शन हो। और आप लगातार इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ते रहिए, ताकि आपकी तमाम जानकारियाँ आपको मिलती रहें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि नए आने वाली क्लास के वीडियो आपको तुरंत मिलते रहें। धन्यवाद। जय श्री राम।